सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआर एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है हमारे एग्ज़ाम में, चाहे फॉर दैट मैटर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और फॉर दैट मैटर पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम या फिर पीएसआईआर ही क्यों ना ले लें। पीएसआईआर में तो आईआर तो आ ही रहा है। तो इसमें ना आज के लेक्चर में हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और ये सिर्फ 100 क्वेश्चंस करेंगे नहीं, इनको डिटेल में एनालाइज भी करेंगे। जैसे आप मान लो 100 क्वेश्चन है, हर के 4 ऑप्शन है, तो 400 क्वेश्चन हमारे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएंगे ताकि हम उनको भी समझ लेंगे साथ साथ। तो जब हम उनको भी समझ लेंगे तो आप मानो कि ये ऐसा मेरे को क्वालिटी क्वेश्चंस लगे, प्रीवियस ईयर है चाहे एक ही सेट है, पर ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस लगे आईआर के कि मुझे लगा कि आपको पढ़ा देने चाहिए, क्योंकि इसमें से 100 में से वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेकर चलें तो 10 क्वेश्चन पक्का आप देखने को मिल ही सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट होता ही रहता है ऐसे क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन आपको मान के चलो आराम से देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं आईआर के और आपको आराम से कोई दिक्कत ना हो। मैं ही नहीं बोलूँगी डायरेक्ट आएगा, पर जो पढ़ाऊँगी उसमें से आराम से 5, 6 या 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो चलते हैं हम सीधा पीडीएफ पे और एक एक करके क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर केबीसी। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 के ही हैं। तो वी स्पाइक पीटरसन जो हैं उनको हम कौन है वो, रियलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, फेमिनिस्ट है या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो वी स्पाइक पीटरसन है वो क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट है। ठीक है, अब इससे एक्स्ट्रा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये तो हो गया इजी क्वेश्चन। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आईआर से इस टॉपिक से आ सकते हैं, पहला कि वी स्पाइक पीटरसन के आपको बुक्स पता होनी चाहिए। तो ग्लोबल जेंडर इशूज़, ग्लोबल जेंडर इशूज़ इन न्यू मिलेनियम, ये इनकी पूरी बुक का नाम है। प्लस इसी में डिलेमा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इसका मतलब आगे का है पूरा। जैसे होता है ना, एक टाइटल होता है बुक का और एक सब टाइटल होता है, तो वैसे ही ग्लोबल जेंडर इशूज़ इन न्यू मिलेनियम ये पूरी बुक का नाम है। प्लस एक उनका वर्क है डिलेमा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये भी आप याद रखना कि डिलेमा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी किसका है, वी स्पाइक पीटरसन का है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो वी स्पाइक पीटरसन की है वो है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ग्लोबल जेंडर इशूज़ एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी आर द 2 बुक्स रिटन बाय वी स्पाइक पीटरसन। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा बाकी 2 ऑप्शन देख लें। तो रियलिस्ट थ्योरिस्ट, जो रियलिस्ट थ्योरिस्ट कौन होते हैं, तो रियलिस्ट थ्योरिस्ट आपको पता है मॉर्गन्थो वगैरह, हॉब्स वगैरह आते हैं। तो रियलिस्ट थ्योरिस्ट क्या कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं रियलिज्म में। इसको हम ह्यूमन नेचर रियलिज्म भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ह्यूमन नेचर रियलिज्म भी बोलते हैं रियलिस्ट को। एंड वो स्टेट सेंट्रिक सिस्टम की बात करते हैं कि रियलिस्ट जो है वो स्टेट सेंट्रिक होता है, यहाँ का सिस्टम सेंट्रिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिस्टम सेंट्रिक और स्टेट सेंट्रिक। ठीक है, देन ये 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, स्टैटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। तो स्टैटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प आर द थ्री मेन की पॉइंट्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी, स्टैटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। प्लस उसके अलावा आपको याद रखना है कि वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन है वो बहुत सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक होता है, सिस्टम सेंट्रिक होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी आपको पता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी में आपको बुर्जुआजी, प्रोलेटारिएट, क्लास स्ट्रगल, इन सब की बात होती है। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमने तीनों एनालाइज कर लिए। इन्हीं मतलब आप समझ लो आपका पहला क्वेश्चन जो था ना ये वाला, इसी फर्स्ट क्वेश्चन से कम 3-4 टॉपिक्स क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन से, राइट। तब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दोज हु इनिशिएट वॉर्स विल बी विक्टोरियस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो वॉर इनिशिएट करता है वो जीतता ही जीतता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कोरिलेशन का। कोरिलेशन का मतलब जब 2 वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। लेकिन फिर कॉजेशन क्या होता है, कॉजेशन और कोरिलेशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, कॉजेशन में भी हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, पर क्या होता है उसमें चेंज इन वन वेरिएबल इज़ कॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है, एक में चेंज आना यानी कि दूसरे में भी बदलाव आता है, तो उसको हम कॉजेशन बोलते हैं। वेयर एज इन कोरिलेशन में हम कॉज देखने की कोशिश नहीं करते। 2 वेरिएबल्स हैं, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, इनका आपस में क्या रिलेशन है बस हम वो देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि जो बी जो सिचुएशन है उसका कॉज ए है कि नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें इस बात से लेना देना है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, तो वो को रिलेशन। अब जैसे इसमें दोज हू इनिशिएट वॉर्स विल बी विक्टोरियस, अब इसमें क्या हमें कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, नहीं ना, हमें इसमें कारण पता चल रहा है ना कोई
इफेक्ट तो हमें पता है कि विक्टोरियस हम जीत गए, लेकिन हम कैसे जीते उसका कॉज तो यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि जो वॉर शुरू करते हैं वो जीतते हैं। तो ये सिर्फ रिलेशन बता रहा है दो चीज़ों का, वॉर का और विक्टोरियस होने का, ठीक है, कॉजेशन या कुछ नहीं बता रहा। तो जब हम एक वेरिएबल में चेंज आए और उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आए और वो उसका कारण हो तो उसे कॉजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कोरिलेशन और कॉजेशन भी इसी के थ्रू पढ़ लिया, क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च मेथडोलॉजी के और क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एंट्रेंस में। तो विच थ्योरिस्ट इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा। तो सिक्योरिटी डिलेमा का कंसेप्ट किसने दिया है? जॉन हर्ट्स ने दिया है, और इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। जॉन हर्ट्स हैज कॉइन्ड द टर्म व्हाट? सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा टर्म किसने कॉइन की है? तो आपको पता होना चाहिए जॉन हर्ट्स ने कॉइन की है। और लेकिन अगर पूछा जाए कि हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द सिक्योरिटी डिलेमा, टर्म दी जॉन हर्ट्स ने, ठीक है, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है कि हमें सिक्योरिटी डिलेमा जॉन हर्ट्स ने दिया, पर हमें डिस्क्राइब किसने किया सिक्योरिटी डिलेमा, जो ये डेफिनेशन है इसको डिस्क्राइब किसने किया? तो वो थे हर्बर्ट बटरफील्ड। तो हर्बर्ट बटरफील्ड ने इसको डिस्क्राइब किया सिक्योरिटी डिलेमा को। तो एक बटरफ्लाई आई थी और बटरफ्लाई ने सिक्योरिटी के बारे में बताया कि देखो मेरी सिक्योरिटी हार्म हो रही है, और कॉइन किसने किया? हर्ज ने, कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं ये टर्म कॉइन कर देता हूँ। वो डिलेमा में था जॉन हर्ट्स, लेकिन फिर भी उसने सिक्योरिटी डिलेमा कॉइन कर दिया। तो ये दो चीज़ें आपको इससे एक्स्ट्रा पॉइंट। अब सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है? तो सिक्योरिटी डिलेमा आपको पता है कि जब हम सोचते हैं कि अगर कोई एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है तो उसकी वजह से जो दूसरा स्टेट है उसको उसका फियर बढ़ जाता है। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का एग्जांपल ले लो। इंडिया अगर अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी यहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को का जो डर है वो दिन बर दिन बढ़ता रहेगा कि इंडिया स्ट्रांग होता जा रहा है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा है कि हम पे ये अटैक कर सकता है। तो जब ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिलेमा, कि चाहे इंडिया अटैक ना करने वाला हो, उसने बस अपनी डिफेंस के लिए वो सिक्योरिटी बढ़ा रहा हो, लेकिन सामने वाले को एक डिलेमा हो जाता है, एक कन्फ्यूजन हो जाती है, या एक डर हो जाता है कि हाँ ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो इस का मतलब मेरे पे हमला कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी डिलेमा होता है ठीक है। और सिक्योरिटी डिलेमा को हम स्पाइरल मॉडल भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखो। और इसमें वो बोलते हैं सिक्योरिटी डिलेमा वाले कि अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स वो एनार्की को मानते हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा इज द अल्टीमेट सोर्स? तो अल्टीमेट सोर्स इज एनार्की अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा, एंड देयर इज अ लैक ऑफ यूनिटी इन इट, कि इसमें मतलब यूनिटी, एकता की कमी होती है। दैट्स वाई, क्योंकि यूनिटी की कमी है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी डिलेमा है। अगर यूनाइटेड होते, हम सब एक साथ होते, तो हमें सिक्योरिटी डिलेमा फेस नहीं करना पड़ता। अब इसके अलावा नेक्स्ट 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो केनेथ वॉल्ट, तो केनेथ वॉल्ट किससे रिलेटेड थे? नियोरियलिस्ट थे, नियोरियलिज्म से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर रियलिज्म में इनका आता है पूरा कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट जर्विस, रॉबर्ट जर्विस किसके लिए फेमस है? अपने सिक्योरिटी रिजाइम के कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है। तो रॉबर्ट जर्विस भी आप याद रखो कि सिक्योरिटी रिजाइम का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट जर्विस का, ये बी ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पे पिंक से लिखा हुआ है सिक्योरिटी रिजाइम। तो ये बहुत, आई नो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट आपको जो मैं फोकस ऑन माई वर्ड्स एंड जहाँ पे मैं ये पॉइंट कर रही हूँ ये माउस, वो आप देखो, ठीक है। फिर जैक सैंडर, जैक सैंडर, अब ज़रूरी नहीं है ना कि इस बार जॉन हर्ट्स से आया है तो हर बार जॉन हर्ट्स से ही आए, तो मैंने इसलिए 4 ऑप्शन बता दिए कि इस अगर अगली बार जैक सैंडर से कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट जर्विस से है तो वो भी पता होना चाहिए, राइट। तो अब रॉबर्ट जर्विस, तो रॉबर्ट जर्विस का सिक्योरिटी रिजाइम मैंने बता दिया। जैक सैंडर की बुक है मिथ्स ऑफ एम्पायर, क्या है? मिथ्स ऑफ एम्पायर। और इन्होंने ये जाने जाते हैं अपने 2 चीज़ों के लिए कि उन्होंने ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया था, कि ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो जैक सैंडर ने बताया था। और उन्होंने वायलेंस एंड गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो वायलेंस का यूज़ कैसे करती है, तो उसके पास एक लेजिटिमेट पावर होती है, ठीक है, वो कोर्शन का यूज़ नहीं करती है, तो उसका जो वायलेंस है वो भी क्या होता है? लेजिटिमेट माना जाता है। तो ऐसा करके उन्होंने वायलेंस और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताया था, ऑफेंसिव और डिफेंसिव का डिस्टिंक्शन बताया था, और उनकी फेमस बुक है मिथ्स ऑफ एम्पायर, ठीक है। एंड रॉबर्ट जर्विस जो है डिफेंसिव रियलिज्म से बिलोंग करते हैं। मैंने केनेथ वॉल्ट का बताया, केनेथ वॉल्ट किससे बिलोंग करते हैं? न्यू रियलिज्म से, और रॉबर्ट जर्विस बिलोंग करते हैं डिफेंसिव रियलिज्म से। और जो बैरी पॉसन है वो भी न्यू रियलिस्ट है। तो ये 3 लोग जाने जाते हैं न्यू रियलिस्ट थिंकर के लिए। एक तो केनेथ वॉल्ट हो गए,
दूसरा बैरी पॉसन हो गई, और डिफेंसिव रियलिज्म में हम आप बात करेंगे रॉबर्ट जर्विस की, और जॉन मेयरशाइमर आपको पता ही है ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए फेमस है। तो देखो तीसरे क्वेश्चन से हमने कम से कम कितने 4-5 क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं, राइट। तो आप ये 100 क्वेश्चन ना मान के आप मान के चलो ये बहुत अच्छा ट्रेजर है जो मैं आपके लिए एकदम डिटेल में हर चीज़ लेकर आई हूँ, कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ ही एक ही जगह पे रिवाइज हो जाएंगे। तो जॉन मेयरशाइमर ऑफेंसिव रियलिज्म, केनेथ वॉल्ट्ज नियो रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म में रॉबर्ट जर्विस, बैरी पॉसन, आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, ये भी याद कर लो, नियो रियलिस्ट है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है यूनिक थिंकर्स पूछे जा रहे हैं। सो इंडिया अडॉप्टेड अ फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया ने अडॉप्ट किया लुकिस्ट पॉलिसी। लुकिस्ट पॉलिसी आपको पता है नरसिम्हा राव के टाइम पे आई थी 1991 में, ठीक है। इट वॉज चेंज रिसेंटली टू द एक्ट ईस्ट। अब हमें पता है लुक ईस्ट को बदल के हमने, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए थे। तो अभी से पूछा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो आपको मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और एक्सटर्नल वेरिएबल का डिफरेंस बता रखा है। रिसर्च मेथडोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है, वो सिर्फ 3 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो ना आराम से। तो उस 3 मिनट में मैंने आपको सारी डेफिनेशन कैसे क्या होता है विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत वर्चुअली दिखाया हुआ चीज़ें, तो वो आप समझ लेना वहाँ से। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी जब भी कोई एग्जाम्पल आएगा, और अगर आपको पता लगाना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इसमें तो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल था ही नहीं। डिपेंडेंट मतलब हम जिस सिचुएशन की स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसमें फिनोमेना की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं, या जिस पे हम इफेक्ट देखना चाहते हैं किसी चीज़ का, कि ये कॉज था और किसी चीज़ का हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होगा वो देखना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता था फॉरेन पॉलिसी, कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी का या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा फॉरेन पॉलिसी पे। लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में कहीं पे भी फॉरेन पॉलिसी या कुछ ऐसा मेंशन है ही नहीं। ये सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन दे रखा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी आई और फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। अब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कुछ दे ही नहीं रखा, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कोई भी नहीं है। ये आधी अधूरी स्टेटमेंट है। अगर हाँ हो सकता है अगर फॉरेन पॉलिसी या कुछ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इफेक्ट या किसी हम चीज़ को स्टडी कर रहे होते, तब हम डिपेंडेंट वेरिएबल पता लगा सकते थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज़ अ रियलिस्ट। अब रियलिस्ट कौन है इनमें से, रॉबर्ट गिल्पिन। तो आप याद रखो रॉबर्ट गिल्पिन जो है वो क्या है, रियलिस्ट हैं। तो और हम बात करते हैं माइकल डॉले क्या है, फिर माइकल डॉले लिबरल थिंकर है। तो जैसे इस बार पूछ लिया रियलिस्ट कौन है, तो अगली बार पूछ लेगा लिबरलिज्म में से कौन से बताओ। अगर इस क्वेश्चन को मैं रियलिस्ट की जगह लिबरलिस्ट लिख दूँ या लिबरलिज्म लिख दूँ, तो क्या होगा इसका आंसर, माइकल डॉले होगा, ठीक है। और इनकी फेमस किस लिए है, ये जोन ऑफ पीस के लिए फेमस है। माइकल डॉल किसके लिए फेमस है, जोन ऑफ पीस के लिए फेमस है, और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के लिए भी ये फेमस है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इनकी है, और ये मैनुअल कांट से इंस्पायर्ड थी, तो ये मैनुअल कांट की भी थ्योरी है, पर इनकी थ्योरी को भी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी या जोन ऑफ पीस बोला जाता है माइकल डॉल की, ठीक है। देन बात करते हैं एंड्रयू मॉरवेस्क। तो एंड्रयू मॉरवेस्क कौन से थिंकर हैं, ठीक है, ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट। कौन है ये, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट है। माइकल डॉल लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, एंड्रयू मोरवासिक बिलोंग करते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट के लिए, और ये जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए, ईयू एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स यूरोप। और इन्होंने ईयू के बारे में लिखा था, मतलब इनकी बुक है ईयू एंड वर्ल्ड पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्होंने कंपेयर किया था। प्लस इन्होंने यूरोप को सेकंड सुपर पावर बोला था, कि वर्ल्ड की जो सेकंड सुपर पावर है यूएसए के बाद, वो कौन है, यूरोप है। तो ये भी आप याद रखना, मोरवासिक ने ये 2 चीज़ें इनके लिए ये फेमस है। और उसके अलावा निकोलस ऑनफ, निकोलस ऑनफ आपको पता है कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इनकी बुक थी एक मेकिंग सेंस मेकिंग वर्ल्ड्स, ये, और आपने वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग तो सुना ही होगा, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, तो इनकी फेमस बुक है ही वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। लेकिन उसके अलावा एक और बुक मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी, मेकिंग सेंस मेकिंग वर्ल्ड, ठीक है, दोनों सेम सेम ही साउंड कर रही है वैसे, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग एंड मेकिंग सेंस मेकिंग वर्ल्ड। तो ये दोनों बुक निकोलस ऑनफ की है, याद रखो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। दूसरा, टेकिंग प्रेफरेंस सीरियसली अ लिबरल थ्योरी ऑफ आईआर, ये किसकी बुक है, ये इन्हीं की बुक है, सेकंड वाले की, एंड्रयू मॉरवेस्क की ये बुक है। ये PYQ आ रखा है इसलिए मैंने ये बुक यहाँ पे लिख दी। टेकिंग प्रेफरेंस सीरियसली अ लिबरल थ्योरी ऑफ आईआर इज़ द बुक रिटन बाय एंड्रयू मॉरवेस्क, ठीक है। तो इन्होंने
क्योंकि अब यहाँ से मैं ट्रिक बता सकती हूँ ऐसे आपको, यहाँ पे सिक लिखा है, सिक मतलब होता है बीमार होना। और जब आप बीमार होते हो तो आप क्या, आपको लोग सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं कि भाई बीमार है तो मजाक तो करेगा नहीं। और सिक होते हो तो मतलब बोलते हैं ना ये बेचारा बीमार है, सीरियस कंडीशन है इसकी। तो मोरवा सिक की बुक सीरियसली से याद रखो कि इनकी, ये सिक थे, बीमार थे, उनकी बुक में क्या आ रहा है, सीरियसली वर्ड आ रहा है। टेकिंग प्रेफरेंस सीरियसली या लिबरल थ्योरी ऑफ IR। तो इससे भी हमें 3-4 क्वेश्चन याद हो गए फिफ्थ क्वेश्चन से भी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, अब ये मैंने एक अपना जो भी मेरे ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, उनको इन सब का आंसर अच्छे से रटा हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसमें क्विज़ डाली थी, 2-3 बार क्विज़ डाली थी। प्लस जो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का शॉर्ट्स भी डाला था, 3 मिनट की वीडियो डाली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। रिसर्च मेथडोलॉजी में जाओगे ना प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे है। तो जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज ऑफ द फिनोमिना बीइंग एक्सप्लेन्ड, कि ये, और ये क्या होता है, फिनोमिना बीइंग एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस फिनोमिना को, जिस सिचुएशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर हम उसी सिचुएशन का कॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सिचुएशन क्यों हुई, फिनोमिना क्यों हुआ, अगर हम उसका कॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमेशा आप पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी अंडर द कंडीशन ऑफ एनार्की। अब ये हमें स्टेटमेंट जो है कंप्लीट करनी है कि लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी में एनार्की में, जब एनार्की की कंडीशन होती है तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली जो कॉपरेशन है वो डिफ़िकल्ट होती है। एक एनार्किकल सिचुएशन है, एनार्की पता है ना कि जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, तो एक एनार्की की सिचुएशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉपरेशन डिफ़िकल्ट होगी लेकिन पॉसिबल भी होगी। ऐसा नहीं है कॉपरेशन हो ही नहीं सकती, डिफ़िकल्ट है कॉपरेशन होना लेकिन पॉसिबल भी है। अच्छा, अब ये बोला, ये किसका है, ये है रियलिस्ट का, ये किसका थॉट पॉइंट है, ये रियलिस्ट भी ऐसा ही बोलता है, जो लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जैसे इसमें लिखा है ना कॉपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो रियलिस्ट भी यही बोलते थे, डिफ़िकल्ट टू अचीव, कि कॉपरेशन जो है को अचीव करना डिफ़िकल्ट है। ये रियलिस्ट का भी व्यू पॉइंट है, प्लस लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी का भी व्यू पॉइंट है। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे इसको मैंने गलत जगह पे लिख दिया एक्चुअली, ये जो मैंने पर्पल से लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट टू अचीव रियलिस्ट, तो मेरे को ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच नहीं करना था, मेरे को आपको अलग से एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना था, तो वो मैंने यहाँ ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वर्जन ऑफ रियलिस्ट थ्योरी इंटीग्रेट डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स एंड स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। तो कौन सा रियलिस्ट थ्योरी ऐसी है, रियलिस्ट थ्योरी आपको पता है 3 तरीके की हम पढ़ते हैं, क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म और नियो क्लासिकल रियलिज्म। और उसमें स्ट्रक्चरल में ही हम ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म भी पढ़ते हैं, तो मतलब 4-5 तरीके के रियलिज्म हम पढ़ते हैं, राइट। तो विच वर्जन ऑफ रियलिस्ट थ्योरी इंटीग्रेट डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स। अब डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। मतलब मैं आपको हर चीज़ डिटेल में शांति के साथ करा रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, पर हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए, पर एक होगा कि आपका IR बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इससे। तो डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स में जैसे एक हेल्थ एक वेरिएबल है। हेल्थ के अंदर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, डिसीज़ की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये सारे हेल्थ के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया ना हेल्थ का, ये क्या होते हैं, डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स जो हमारे पर्सनल लेवल पे होते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स होते हैं। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स का मतलब था बॉन्ड बिटवीन बेसिक पेयर ऑफ ईच ग्रुप्स, तो हर ग्रुप के बीच में जो आपस में बॉन्ड बन रहा है, क्या बॉन्ड यानी कि क्या रिलेशनशिप है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। तो स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स को, इसमें क्या आएगा, इन दोनों वेरिएबल्स को इंटीग्रेट कौन सी थ्योरी करती है, तो वो है नियो क्लासिकल रियलिज्म। अब समझ ना आए पर आप इसको रट लो अच्छे से, या समझना है तो समझ सकते हो जैसे मैंने बताया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियो क्लासिकल रियलिज्म। जब आप नियो क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें हम कैसे चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, राइट। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इससे, तब हम और अच्छे से समझ लेंगे। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है, ऑफेंसिव रियलिज्म में आपको पता है कौन आते हैं, हमारे जेएम कौन, जॉन मेयरशाइमर। तो जॉन मेयरशाइमर ने ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की थी, जिसमें बोला था कि जो ग्रेट पावर्स होती हैं ना, वो हमेशा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाए। अब USA सुपर पावर बन भी गया तो वो शांत नहीं बैठेगा, वो अपनी पावर को और बढ़ाता जाएगा दिन बर दिन, क्योंकि उसे पता है एक बार ही मैंने पावर को अपनी बढ़ाना कम किया, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना कम किया, और मैंने सोच लिया ना कि मैं सुपर पावर हूँ, तो सुपर पावर बनने से ज़्यादा मुश्किल होता है सुपर पावर को एज अ मेंटेन करना, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ाती रहनी होती है, अकॉर्डिंग टू ऑफेंसिव रियलिज्म, अकॉर्डिंग टू जॉन मेयरशाइमर।
तो और उसमें ये बोलते हैं कि सर्वाइवल इज़ द मेन गोल ऑफ ग्रेट पावर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइन छोटी सी, तो आप मेरे वर्ड पे फोकस करो, अगर चाहे राइटिंग गंदी सी लिखी हुई है मैंने। तो सर्वाइवल जो है मेन गोल होता है किसका, ग्रेट पावर का। आप नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ बैठ जाओ और नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ, ठीक है। थिंग्स, और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज होते रहे, थिंग्स दैट चेंज ठीक है। तो और फिर नियो रियलिज्म में हमारा आता है पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, पोलैरिटी। तो ये भी याद रखो, जैसे अब इसमें ही वेरिएबल पूछ लिया, डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल और स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इसमें तो नियो क्लासिकल रियलिज्म था, लेकिन अब पूछ ले कि नियो रियलिज्म में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो पोलैरिटी इज़ द वेरिएबल, ठीक है। नियो रियलिज्म में हम पोलैरिटी को एज अ वेरिएबल स्टडी करते हैं। तो ये रियलिज्म के चार पांच तरीके के रियलिज्म है, आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए कि सब में क्या डिफरेंस है, इनमें की क्या डेफिनेशन है। एडी सीकर का वीडियो आप देख सकते हो, या कोई और चैनल का जिसमें आईआर आपको बता रखा हो और रियलिज्म की थ्योरी बता रखी हो। मैंने एडी सीकर से पढ़ा था रियलिज्म, उसमें उन्होंने सारे रियलिज्म बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। हेगेमोनिक रियलिज्म क्या होता है, जिसमें हम कलेक्टिव एक्शन के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारी जो कलेक्टिव एक्शन होता है एक साथ मिलके जब हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, तो वो हेगेमोनिक रियलिज्म होता है। हेगेमोनिक रियलिज्म को हम HST भी बोलते हैं, यानी कि हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का मतलब हेगेमोनिक रियलिज्म ही है। इसके जो दो मेजर एक्सपोनेंट्स हैं वो है पैक्स ब्रिटेनिका एंड पैक्स अमेरिकाना। पैक्स ब्रिटेनिका एंड पैक्स अमेरिकाना। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि ज़्यादा ये इंक मोटी मोटी सी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखो लिखा था थिंग्स दैट चेंज विद इन वन स्टेट, ठीक है। ये डोमेस्टिक वेरिएबल की पूरी डेफिनेशन लिखी थी, वो बीच में ये लाइन घुस गई तो पूरा नहीं पढ़ पाए हम। थिंग्स दैट चेंज क्या है हमारा, डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स विद इन वन स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में जो चीज़ें चेंज होती जा रही है वो हमारी क्या है, डोमेस्टिक लेवल वेरिएबल्स हैं, ये लिखा, ठीक है। देन मोहम्मद अयूब, आपको पता है मोहम्मद अयूब फादर ऑफ सबाल्टर्न रियलिज्म हम बोलते हैं उनको। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फादर ऑफ सबाल्टर्न रियलिज्म हम किसको बोलते हैं, मोहम्मद अयूब को बोलते हैं। अच्छा, मोहम्मद अयूब के अलावा और कौन आते हैं सबाल्टर्न रियलिज्म में, तो रंजीत गुहा। रंजीत गुहा को आपने सबने पढ़ा ही होगा, राइट। तो रंजीत गुहा भी हमारे किस में आते हैं, गुहा साहब सबाल्टर्न रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, और मोहम्मद अयूब तो जाने जाते ही हैं सबाल्टर्न रियलिज्म के लिए। तो ये इसमें सबाल्टर्न रियलिज्म का मतलब क्या है, वो बोलता क्या है सबाल्टर्न रियलिज्म। सबाल्टर्न रियलिज्म ये बोलता है कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, वो वीक होती हैं जनरली। सही बात है, हम भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं इंडिया, तो हम जनरली क्या है, वीक हैं अकॉर्डिंग टू सबाल्टर्न रियलिज्म। एंड इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रली हम डिपेंडेंट होते हैं एक्सटर्नल बेनिफैक्टर्स पे। एक्सटर्नल बेनिफैक्टर्स मतलब जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो वीक होती हैं, और इसलिए वो इकोनॉमिकली और मिलिट्री पर्पस के लिए वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे डिपेंडेंट होती है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन पे वो डिपेंडेंट होती हैं, राइट। तो ये सबाल्टर्न रियलिज्म होगा। डिपेंडेंसी थ्योरी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि हॉर्न और नाय की, आपको पता है डिपेंडेंसी थ्योरी हमने पढ़ा था, जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट की हॉर्न, वो इंटरडिपेंडेंस थ्योरी उन्होंने दी थी कि जब कैसे जो स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंड होती है, जैसे कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, ठीक है। रीजनल अलायंस थ्योरी मतलब जो हम अलायंस बनाते हैं, ठीक है, एक साथ बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, तो वो रीजनल अलायंस थ्योरी हो गई। देन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का क्या काम है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कौन सी होती है, ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स यानी कि जो इसके सपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की है, वो क्या स्टडी करते हैं, वो जो कॉलोनियल कंट्रीज़ होती हैं ना, ऐसी कंट्री जिनको किसी टाइम पे कॉलोनी बनाया गया था, जो किसी के अंडर थी, किसी के डोमिनेंस पे थी, जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर थी काफ़ी टाइम तक, ठीक है। गोवा पुर्तगाल के अंदर था काफ़ी टाइम तक। तो ये ऐसी कंट्रीज़ को स्टडी करते हैं या जो कॉलोनी है या जो कॉलोनी थी पर अब वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। मतलब जो कॉलोनिज्म वहाँ पे जब ख़त्म हुआ उस कंट्री में, तो कैसी सिचुएशन आई, ठीक है, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, रिलेशन स्टडी करते हैं, वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है द परसिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स।
तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो आईआर में है वो क्या करती है, वो ये देखती है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, मतलब पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ग्लोबली, उसमें कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ पावर, यानी कि ऐसी पावर जो कि जिसमें इतनी हिम्मत है, जिसमें इतनी एबिलिटी है, ऐसे लोग, ऐसी कंट्रीज़, ऐसी पावर्स जिनमें इतनी एबिलिटी है कि वो दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनी बना सकें, उनकी परसिस्टेंस को चेक करना, ये किसका काम है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं, उनका मेन एम यही होता है। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ पावर जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनकी परसिस्टेंस चेक करना है कि वो कितने हद तक एबल है, कितने हद तक शक्तिशाली हैं अपने पावर को मेंटेन करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ कंपैरेटिव केस स्टडी मेथड। तो कंपैरेटिव केस स्टडी मेथड मतलब आपको पता है कंपैरिजन हम 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ही कंपैरिजन करेंगे। अब बाकी 3 में तो हमने कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं किया हुआ, चाहे आप पढ़ लो। सिर्फ एक बी ऑप्शन है जिसमें हमने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को कंपेयर किया है और कि इन तीनों ने कंट्रीज़ ने कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को अडॉप्ट किया इन इंटर वॉरियर्स। इंटर वॉरियर्स मतलब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद से लेकर वर्ल्ड वार 2 शुरू होने से पहले तक का जो पीरियड था उसको हम इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं। मतलब 1918 में वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ और 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ। तो इसके बीच का जो पीरियड था 1919 से लेकर 1938 तक का पीरियड, मोस्ट प्रोबेबली उसको हम इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं। तो जो इंटर वॉर पीरियड था, यहाँ पे इस टाइम पे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने कैसे कैसे अपने मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स को मतलब यूज़ किया, कैसे अपने मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स क्या थे उनके। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर कंट्री ने अपने डिफरेंट मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स अडॉप्ट किए थे। डॉक्ट्राइन्स पता है ना, आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजी, क्या मेथड होगा, क्या मिलिट्री कैसे बनाएंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हम तीनों कंट्रीज़ के मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये क्या है, कंपैरेटिव केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक पीस किसका है, लिबरलिज्म का। ठीक है, कौन किसने दिया था, इमैनुअल कांत या फिर माइकल डॉल ने। ठीक है, तो लिबरल, और अब इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि माइकल डॉल जो है वो लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो डेमोक्रेटिक पीस उनकी हो गई। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थियोरेटिकल अप्रोच और कॉन्सेप्ट यूज इन द स्टडी ऑफ आईआर। तो आईआर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो हर चीज़ पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी पढ़ते हैं आईआर में, कल्चर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, मतलब कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसके जो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ होता है, एक उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसका जो एटीट्यूड होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का जो बिलीफ, वैल्यूज़ और एटीट्यूड होता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको कैसे उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसकी बिलीव्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो, तो इसको भी हम आईआर में स्टडी करते हैं। परसेप्शन और मिसपरसेप्शन को भी हम स्टडी करते हैं, लोगों के परसेप्शंस को और मिसपरसेप्शन को। हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी तो आईआर की है ही, तो सब हमने जो भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ी हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया था। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, बिल्डिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्परेशन। तो ये किससे, ये स्टेटमेंट कौन सा आइडियोलॉजी को दिखाती है, तो ये दिखाती है लिबरलिज्म। तो याद कर लो कि जो लिबरलिज्म है वो क्या बोलता है कि हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंक्रीज़ कर सकें। तो अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन इंक्रीज़ करनी है, कॉपरेशन बढ़ानी है कि सारी कंट्रीज आपस में कॉपरेट करें, एक तो एनआरकी है तो कॉपरेशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि कॉपरेशन बढ़े तो आपको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इन इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और भी ऐसे इंस्टीट्यूशन मतलब बनाने पड़ेंगे जिससे कि जिसके ज़रिए जो सारी कंट्रीज़ हैं वो एक एम्बिट के नीचे आ सके, एक अम्ब्रेला के नीचे आ सके और कॉपरेट कर सके। जैसे हमने सार्क बनाया, आसियान बनाया, तो क्यों बनाया था, ताकि इसके अंडर हम सारे कुछ कंट्रीज़ जो आ सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और कॉपरेट कर सके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा और आपको ये लाइन लॉजिक भी लगी होगी कि लॉजिकली भी ये सही है कि कॉपरेशन बढ़ेगा तभी जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और हम एक अम्ब्रेला के अंडर आएंगे। अब ये थॉट प्रोसेस किसका है, तो अब ऐसा मान के चलो ये बहुत एक लिबरल प्रोसेस है, एक लिबरल थॉट है जो भी ये बोल रहा है, तो लिबरल थॉट है क्योंकि एक लिबरलिज्म के थिंकर या लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इस थॉट पे फोकस करती है। ईएच कार
जिन्होंने लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस, आपको पता है E.H. कार ने क्या लिखी है, 20 ईयर क्राइसिस लिखी है, राइट। तो ये किससे, कौन से रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो ये क्लासिकल रियलिस्ट है। कौन है, क्लासिकल रियलिस्ट। मॉर्गनथो हैं जैसे, वो भी क्लासिकल रियलिस्ट है, हॉब्स भी क्लासिकल रियलिस्ट है, थुसीडाइड्स भी हैं, तो वैसे E.H. कार भी क्लासिकल रियलिस्ट में आते हैं। बाकी आगे पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट रियलिस्ट, नियो क्लासिकल रियलिस्ट और मार्क्सिस्ट रियलिस्ट मैंने आपको पिछले वाले में बताया, जब हम निकोलस ऑनव भी पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये पिछला क्वेश्चन में आया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका ऑप्शन था ए, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि जिस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो बी हो गया। 17th, अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो केनेथ वॉल्स के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बाइपोलैरिटी। वो बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड है तो उसमें चांसेस है हेगेमनी के, डिक्टेटरशिप के, तो वो स्टेबल नहीं होगी। मल्टीपोलैरिटी है तो इसमें इतने सारे हो जाएंगे कि जैसे बोलते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रेथ, मतलब बहुत सारे कुक्स हो जाएंगे ना एक साथ, तो पूरा पूरा खाना ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, सब अपना अपना व्यू पॉइंट डालने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो वैसे ही बोलते हैं कि वो मल्टीपोलैरिटी की केस में भी ऐसे ही होता है। अगर बहुत सारे हमारे मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे सुपर पावर्स के लिए, तो मल्टीपोलैरिटी में क्या होगा, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो गया और हम कभी भी आईआर जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ बाइपोलैरिटी मतलब सिर्फ दो ही कंट्रीज जब आपस में होंगी, एक हेल्दी कंपटीशन होगा दोनों में, तभी वो जो है हमारा आईआर स्टेबल हो सकता है। तो ये केनेथ वॉल्स, अभी केनेथ वॉल्स की हम बुक भी याद करेंगे, आगे एक बुक आएगी मैं उसमें बताऊंगी आगे की, वॉर पीस करके एक बुक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ऑफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म आपको पता है किसका है, जॉन मियर शाइमर का। जॉन मियर शाइमर की बुक का नाम क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज द बुक रिटन बाय जॉन मियर शाइमर, देयरफॉर ऑफेंसिव रियलिज्म से रिलेटेड बुक ही है। अब देखो ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे कि जॉन मियर शाइमर की बुक कौन सी है चारों में से, पर इन्होंने बहुत घुमा के पूछा कि जिसने ऑफेंसिव रियलिज्म दिया था उसी ने ये बुक भी लिखी थी, बताओ कौन सी बुक है। तो ऑफेंसिव रियलिज्म के बारे में ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में जॉन मियर शाइमर ने दिया था। 20 ईयर क्राइसिस मैंने आपको बता दिया E.H. कार की। 20 ईयर क्यों, क्योंकि 1990 से लेकर 1939 जो इंटर वॉर पीरियड था उसके ऊपर ये लिखी थी इन्होंने, E.H. कार ने। ग्रेट इल्यूशन किसकी है, नॉर्मन एंजल की है। नॉर्मन एंजल कौन है, आइडियलिस्ट थिंकर है, ठीक है, तो आइडियलिज्म में आते हैं ये नॉर्मन एंजल, ग्रेट इल्यूशन। वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी बुक है, रॉबर्ट गिल्पिन की। रॉबर्ट गिल्पिन हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कौन थे, रियलिस्ट थे, ठीक है, तो क्या है, रियलिस्ट है रॉबर्ट गिल्पिन। वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इनकी बुक है, याद रखना, ये बहुत बारी PYQ में भी आई हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थियोरिस्ट, डेमोक्रेसी डिक्रीजेज द प्रोपेंसिटी फॉर कन्फ्लिक्ट, तो इजी है ऑब्वियसली। जो लिबरल्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जिस कंट्री में जिस जगह पे डेमोक्रेसी होगी ना, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होंगे। मतलब अगर ये तो सही बात है ना, अगर किसी कंट्री में एनार्की है या फिर मनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो कि लोग तंग आ जाएं। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, अकॉर्डिंग टू लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थियोरिस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लिबरल क्या बोलते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने की प्रोपेंसिटी यानी कि चांसेस कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फेमिनिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थियोरिस्ट, इसमें से कौन फेमिनिस्ट नहीं है, तो सिंथिया ऑनलाइन फेमिनिस्ट है, आपको पता है इसकी बनाना बीचेस एंड बेसिस, BBB सिंथिया ऑनलाइन की फेमस बुक है। V. स्पाइक पीटरसन की हमने सारी बुक ऊपर याद कर ली थी फर्स्ट क्वेश्चन में ही, और फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट है, ये भी हमने पढ़ा ही था। जैक्वी ट्रू, अब आपको ये दोनों तो पता है कि फेमिनिस्ट है, अब जैक्वी ट्रू और जेनिफर स्टेलिंग फॉकर में आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, तो जैकी ट्रू भी आप याद कर लो। जैकी ट्रू की जो बुक है वो भी फेमिनिस्ट है, एंड वो उन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वायलेंस के ऊपर लिखी थी कि वुमेन के अगेंस्ट क्या कैसा वायलेंस होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी हिडन वॉर्स, ठीक है, तो हिडन वॉर्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और हिडन वॉर्स आर द 2 बुक्स रिटन बाय जैक्वी ट्रू, ठीक है। वो सच बोलती थी, ट्रू यानी कि सच बोलती थी कि हाँ देख लो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, और वो जो सच बोलते हैं लोग उनको थोड़ा छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा सच बोलेंगे तो उनकी मार पिटाई हो जाएगी या उनको गुंडे भेज के मरवा दिया जाएगा कि तुम, सच्चाई को वैसे दबाया जाता है, राइट। तो ट्रू है, ट्रू से सच्चाई, तो हिडन वॉर्स, तो वो
मतलब हाइड होके रहती थी, एक तरीके से ऐसे याद कर लो। अब ये क्या है, और ये जेंडर स्टडीज़ से बिलोंग करती है, इनका ज़्यादातर वर्क जो है जैक्वे ट्रू का जेंडर स्टडीज़ पे। अब ये जेनिफर स्टर्लिंग फॉकर, जो इसका करेक्ट आंसर था कि ये फेमिनिस्ट नहीं है। अगर ये फेमिनिस्ट नहीं है तो फिर ये क्या है, तो ये एक लेडी प्रोफेसर थी जिन्होंने काम किया था ग्लोबल गवर्नेंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। क्या है इनका मेन काम, ग्लोबल गवर्नेंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, फेमिनिज्म पे इनका कोई काम नहीं था। तो जेनिफर स्टर्लिंग फॉकर की फेमस बुक्स हैं दो, मेकिंग सेंस ऑफ आयर थ्योरी सॉरी एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड प्रेमिसी ऑफ एनार्की। तो नेक्स्ट बार इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो है फॉकर इम्पॉर्टेंट है, प्लस मेकिंग सेंस ऑफ आयर थ्योरी इम्पॉर्टेंट बुक है, जो मतलब फेमस बुक है, जो हमने अपने एमए में भी पढ़ी थी, मतलब इसका आर्टिकल और बुक्स हमने पढ़ी थी। सो मेरे को लगा इस आपको बता देना चाहिए। जेनिफर स्टर्लिंग फॉकर की मेकिंग सेंस ऑफ आयर थ्योरी एंड थीम्स ऑन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड प्राइमेसी ऑफ एनार्की, ये दो बुक्स आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी जो है कौन से स्कूल से एसोसिएटेड है, तो कोपेनहेगन स्कूल है। तो याद रखना कि सिक्योरिटी के बाद कौन सा स्कूल करता है, कोपेनहेगन स्कूल। कि हाउ टू कोप अप विद सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी के साथ कैसे कॉप अप कर सकते हैं, तो कोपेनहेगन स्कूल। देन रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी किसने दी थी, तो बैरी बुसान एंड ओले वीवर की है। रिचर्ड गिल, एक था रॉबर्ट गिलपिन जो हम पहले पढ़ रहे थे, वो थे रियलिस्ट। ये है रिचार्ड गिलपिन, ये है बिहेवियरलिस्ट। इनकी बुक जो है वो माइंडफुलनेस से स्टार्ट होती है। इनकी दो बुक्स लिखी है इन्होंने, और दोनों ही बुक्स में इनका क्या आता है, माइंडफुलनेस वर्ड आता है। साइकोलॉजिस्ट भी थे ये। तो अब इनकी अगर कोई आपको माइंडफुलनेस करके कोई बुक दिखे तो वो रिचर्ड गिलपिन की होगी, वो बिहेवियरलिस्ट होंगे। जॉन हर्ट्ज और केनेथ वॉल्ट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जॉन हर्ट्ज को आपका मैंने बता भी दिया था, सिक्योरिटी डिलेमा का टर्म इन्होंने कॉइन किया था। रिचार्ड एशले की जो फेमस बुक है, जो काफ़ी बार पूछी हुई है, वो है द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म, और इन्होंने टर्म कॉइन किया था न्यू रियलिज्म टू डिस्क्राइब केनेथ वॉल्ट्स। तो केनेथ वॉल्ट्स का जो आइडिया था, केनेथ वॉल्ट्स के आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने बोला था कि जो केनेथ वॉल्ट का आइडिया है, इसको मैं टर्म देता हूँ क्या, न्यू रियलिज्म। तो न्यू रियलिज्म टर्म किसने दी है, रिचर्ड एशले ने दी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस इनकी बुक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म। तो उसके अलावा जो न्यू रियलिज्म है, उसमें रिचर्ड एशले ने मेन स्ट्रीम रियलिज्म और लिबरलिज्म को चैलेंज किया है। तो न्यू रियलिज्म किसको चैलेंज करता है, रियलिज्म और लिबरलिज्म को चैलेंज करता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन 23 जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, लुकिश पॉलिसी एक्टिस्ट पॉलिसी, जो पहले कर चुके हैं। सो डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो 100 से ज़्यादा ही हमें रिवाइज होंगे आज की क्लास में। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 24, सेकंड ग्रेट डिबेट किसके बीच में हुई थी, तो बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म के बीच में हुई थी। तो ऐसे याद रखो, आईआर की पहली ग्रेट डिबेट हुई थी आईआर के बीच में। आईआर की पहली ग्रेट डिबेट किसके बीच में हुई, आई और आर के बीच में, यानी कि आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच में। आईआर की सेकंड ग्रेट डिबेट हुई बीटी के बीच में, मतलब उसकी बेटी होता है ना, डॉटर, तो बेटी के बीच में हुई सेकंड डिबेट। आईआर की बेटी के बीच में सेकंड डिबेट आई, बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म की डिबेट जिसको हम बोलते हैं। थर्ड डिबेट जो, इसको हम हिस्ट्री एंड साइंस की डिबेट भी बोलते हैं कुछ लोग, की सेकंड फेज में जो डिबेट हुई थी वो हिस्ट्री एंड साइंस की डिबेट हुई थी। थर्ड डिबेट जो हुई थी वो थी आरएलएम के बीच में। आरएलएम क्या होता है, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये तीनों आइडियोलॉजीज एक साथ थर्ड डिबेट में आती है, रियलिज्म, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म। तो थर्ड डिबेट किसकी हो गई, आरएलएम की। एंड फोर्थ डिबेट, या तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म की, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरफ थे रैशनलिज्म और एक तरफ थे रिफ्लेक्टिविज्म। तो ये 4 डिबेट्स हमें याद रखनी है। तो इससे भी हमारे कम से कम 4 क्वेश्चन तो बन ही गए। देन क्वेश्चन 25, मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, तो मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है अलायंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज परसुइंग अ कॉमन गोल। तो बहुत सारी कंट्रीज मिलकर जब अलायंस बनाते हैं पर्टिकुलर कॉमन पर्पस के लिए, उसको हम मल्टीलैटरलिज्म बोलते हैं। तो इसमें 2 ग्रेट पावर्स नहीं आती, 3 ग्रेट पावर्स नहीं आती, मोर देन 2 ग्रेट पावर्स नहीं आती। मतलब यहाँ पे ग्रेट पावर्स की बात नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेट पावर ही होगी तब भी मल्टीलैटरलिज्म होगा। मल्टीपल कंट्रीज़ कॉमन गोल के लिए जब आती हैं, ज़रूरी नहीं है वो ग्रेट पावर्स है कि नहीं, उसे हम मल्टीलैटरलिज्म बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर था नन ऑफ द अबव। 26, एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो अभी कंस्ट्रक्टिविज्म की स्टेटमेंट है, आपको पता है, और इसकी ये बुक भी है जो कि अलेक्जेंडर वेंट ने लिखी थी। अलेक्जेंडर वेंट ने ये बुक लिखी थी, एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट,
याद रखना 1992 में PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, कंस्ट्रक्टिविज्म दर्शाता है ये लाइन। और इसकी पूरी बुक का नाम क्या था? एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट कॉलन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ये पूरी बुक है, एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। मेक करना मतलब क्या? कंस्ट्रक्ट करना। आप किसी चीज़ को बना रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसे याद रख लो। एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स भी आ सकता है, याद रखना। कभी कभी आप पहला टाइटल हटा देते हैं और सेकंड टाइटल दे देते हैं बुक का, आजकल ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स ये पूरी एक ही बुक है, इतनी बड़ी, ठीक है। देन 27, इन द प्रोपोजिशन द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कैन मेक फॉर ग्रेटर रीजनल स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर डिटरेंस, व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा? रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। किसका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम? स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का और न्यूक्लियर डिटरेंस का। तो ये दोनों जो ए और सी हैं वो हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये क्या है? कॉज है कि न्यूक्लियर वेपन्स जितना ज़्यादा स्प्रेड होंगे या जितना ज़्यादा कम होंगे, अगर कम होंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, न्यूक्लियर वेपन्स अगर बढ़ेंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा कॉज है। रीजनल स्टेबिलिटी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हम इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है बुक किसने लिखी थी? तो ये हमें पता है किसने लिखी थी, केनेथ वॉल्ट्स ने। जो मैं आपको बता रही थी, केनेथ वॉल्ट्स की ये बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है और इसमें लिखा है वॉज रिटन बाय द सेम स्कॉलर हु ऑल्सो रोड दिस बुक। तो जिसने ये बुक लिखी है उसी ने इन चारों में से एक बुक और लिखी है। तो मैन, द स्टेट एंड द वॉर भी किसकी बुक है? केनेथ वॉल्ट्स की। तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी केनेथ वॉल्ट्स की बुक है, एंड मैन, स्टेट एंड वॉर, जिनको उन्होंने 3 एलिमेंट्स बोला था, ठीक है। केनेथ वॉल्ट्स के 3 एलिमेंट्स अगर पूछा जाए तो क्या है? मैन, स्टेट एंड वॉर, या 3 इमेजेस, नॉट एलिमेंट्स, 3 इमेजेस बाय केनेथ वॉल्ट्स। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ये 3 इमेजेस इनकी 3 वर्ड की बुक में ही छुपी है, मैन, स्टेट एंड वॉर। अच्छा, एसेंस ऑफ डिसीजन किसकी बुक है? तो इसकी ये पूरी बुक का नाम था एसेंस ऑफ डिसीजन एक्सप्लेनिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बुक लिखी थी GT एलिसन ने। तो एसेंस ऑफ डिसीजन एक्सप्लेनिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बुक लिखी है GT एलिसन ने। देन पावर एंड इंटरडिपेंडेंस बुक लिखी है ये रॉबर्ट केहॉन एंड जोसेफ नाई ने। तो इंटरडिपेंडेंस थ्योरी रॉबर्ट केहॉन एंड जोसेफ नाई की है, सबको पता है। तो केहॉन और नाई ने, KN याद रख लो, KN ने ये बुक लिखी है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। और वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था किसकी थी, निकोलस ऑनफ की। कौन थे ये? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और इनकी एक और थी सेंस ऑफ वर्ल्ड मेकिंग, जो वर्ल्ड सेंस है, जो अभी एक और बुक पढ़ी थी हमने। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? सर्टेनिटी, सेलेरिटी एंड सीवियरिटी, ये 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सॉरी, इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 29, द हिस्ट्री ऑफ फिलोपिनेशियन वॉर इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ IR। तो हिस्ट्री ऑफ फिलोपिनेशियन वॉर आपको पता है किसकी है? थ्यूसिडाइड्स की। थ्यूसिडाइड्स की है ये, ठीक है। तो थ्यूसिडाइड्स ने जो है वो कौन से स्कॉलर है? तो आपको पता है थ्यूसिडाइड्स है रियलिस्ट थ्योरी के स्कॉलर। तो रियलिस्ट, क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी में थ्यूसिडाइड्स आते हैं और उनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ फिलोपिनेशियन वॉर। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी क्या होती है। इससे पहले हम पढ़ भी रहे थे। तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी में हमारे आते हैं केहॉन और कांत, ठीक है। जोसेफ नाई और केहॉन हो गए, ये इमैनुअल कांत हो गए। तो ये हमारे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी के थिंकर्स हैं। तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? ये मैंने लाइट पिंक से लिखा हुआ है। इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स इन फिजिबल एंड सस्टेनेबल, ठीक है। जो स्टेट्स के बीच में, जैसे 2 स्टेट्स हैं, इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो कॉपरेशन हो रहा है, वो जो कॉपरेशन है वो फिजिबल भी है और सस्टेनेबल भी है। ऐसा लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट मानते थे कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होना पॉसिबल है, सस्टेनेबल है और फिजिबल है। देन डिटरेंस थ्योरी, डिटरेंस थ्योरी क्या कहती है? डिटरेंस थ्योरी में हमारे जो मेन थिंकर आते हैं वो हैं थॉमस शेलिंग, हरमन कोहान एंड अल्बर्ट वॉल्स्टेर। तो तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से है? थॉमस शेलिंग। थॉमस शेलिंग इम्पॉर्टेंट है। देन डिटरेंस थ्योरी इनकी बुक इनकी है। डिटरेंस थ्योरी कहती क्या है? तो डिटरेंस थ्योरी जो है हमारे रैंड कॉरपोरेशन की भी बात करती है। तो ये कीवर्ड भी याद रख लो, डिटरेंस थ्योरी से रिलेटेड कीवर्ड है रैंड कॉरपोरेशन। और ये डिटरेंस थ्योरी का मतलब है डिस्करेजिंग नेशन स्टेट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एन लिखा ना यहाँ पे, मतलब एन मतलब नेशन स्टेट। तो जब हम नेशन स्टेट को डिस्करेज करते हैं इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम टेकिंग अनवांटेड एक्शन, कि
स्टेट कोई अनवांटेड एक्शन ना ले, जैसे आर्म अटैक अनवांटेड एक्शन है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी आपने अपनी आर्म्स का यूज़ करके, आर्म्स इन द सेंस न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का यूज़ करके अटैक कर दिया। तो उस चीज़ से स्टेट को डिस्करेज करना, स्टेट को रोकना, ऐसी स्टेप उठाने से डिस्करेज करना, उसको हम डिटरेंस थ्योरी बोलेंगे। ठीक है। एंड फादर ऑफ डिटरेंस थ्योरी किसको बोलते हैं, यहाँ लिखा है आपको दिख रहा है, फादर ऑफ डिटरेंस थ्योरी हम बोलते हैं सिजार बेकारिया को। तो ये PYQ भी आया हुआ है और सिजार बेकारिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, और उसमें पूछा था कि फादर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस या फादर ऑफ डिटरेंस थ्योरी कौन है। तो फादर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड डिटरेंस थ्योरी सिजार बेकारिया है। और एक होती है डिटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ये ऑफ पनिशमेंट लिखा है। तो डिटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, इसके अंदर ये 3 थिंकर्स आते हैं, हॉब्स, बेंथम और सिजार बेकारिया। ठीक है, डिटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में हॉब्स, बेंथम एंड सिजार बेकारिया। और डिटरेंस थ्योरी के ही 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर डिटरेंस थ्योरी बनती है, एक सर्टेनिटी, एक सेलेरिटी एंड सीवियरिटी। तो ये CCS या SCC, अब ये 3 कंपोनेंट्स डिटरेंस थ्योरी के याद रखना, क्वेश्चन अब कभी आ सकता है। बाकी थॉमस शेलिंग, हरमन काहन और अल्बर्ट वॉल्स्टर डिटरेंस थ्योरी के मेन थिंकर हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या लिबरल थ्योरी नहीं है। तो ये जो ट्रेड इंक्रीजेज डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, तो ट्रेड यूनियंस की या ट्रेड की बात, या फिर ऐसा कुछ लिबरल थ्योरी नहीं बोलती कि जो ट्रेड यूनियन की वजह से या ट्रेड की वजह से स्टेट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा लिबरल थ्योरी नहीं बोलती। ठीक है, तो हम तीनों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार कि लिबरल थ्योरी बोलती क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिबरल थ्योरी क्या होती है, कॉमर्स रिड्यूसेस लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी जो कॉमर्स है हमारा, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, उसमें जैसे हमारे कॉमर्स में क्या आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें आती है ना, मार्केटिंग एंड ऑल, तो इससे हमारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं कम हो जाते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी। सेकंड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प प्रिजर्व पीस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमें पीस अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब ये क्वेश्चन सेम घुमा फिरा के आगे भी आएगा, तो ध्यान रखना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं किसके लिए, पीस को प्रिजर्व करने के लिए। कौन बोलते हैं, लिबरल थ्योरी वाले। कॉमर्स से हमारा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, ठीक है, तो कॉमर्स इज हेल्पफुल। ठीक है, डी ऑप्शन, डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विद वन अनदर। तो ये भी किसका फेमस स्टेटमेंट है, लिबरल थ्योरी बोलती है कि डेमोक्रेसी, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ रहे थे कि जब जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं, ऐसा लिबरल बोलते थे। तो वो ये बोलते थे इसलिए कि जो डेमोक्रेसीज है वो आपस में वॉर कभी भी नहीं करती, 2 डेमोक्रेसीज के बीच में वॉर नहीं होता अकॉर्डिंग टू लिबरल। और ट्रेड वाला था गलत। कौटिल्य, कंसिडर्ड नेबरिंग स्टेट्स टू बी पोटेंशियली। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जो स्टेट्स है वो क्या है, वो एडवर्सियल है। एडवर्सियल मतलब क्या, हॉस्टाइल या अपोज्ड, कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के एनिमी होता है, ठीक है, अपोज करता है उसको, नेबरिंग स्टेट। तो हमने पढ़ा था ना वो मंडला थ्योरी, उसमें जो हमारा कॉमन एनिमी होता है वो सबसे पास हमारा यहाँ पे एनिमी होता है, एक अरी होता है, एक अरी मित्रा होता है। तो अरी मतलब क्या होता है, हमारा एनिमी। तो हमारी नेबरिंग स्टेट्स में हमारे कौन आते हैं, हमारे एनिमी आते हैं। तो ये वो एडवर्सियल, एडवर्सियल मतलब क्या, हॉस्टाइल या अपोज्ड। और एडवर्सियल का उल्टा होता है कोऑपरेटिव, यानी कि ये इसका एंटोनियम है। ये तो हमने थोड़ा सा एक अपनी वोकैबुलरी भी आपकी मैंने स्ट्रॉन्ग करा दी, ताकि आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होता तो आप सही आंसर कर सकते थे। एडवर्सियल मतलब हॉस्टाइल, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का उल्टा मतलब एडवर्सियल, ऐसा मान लो। क्वेश्चन नंबर 32, नियोरियलिज्म इज मोस्ट क्लोजली इन आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। तो नियोरियलिज्म की बात हम हमेशा केनेथ वॉल्ट्स, जहाँ पे नियोरियलिज्म आए वहाँ पे केनेथ वॉल्ट्स आता है। अच्छा, हमने पिछले अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि रिचर्ड एशली ने टर्म दिया था नियोरियलिज्म। तो यहाँ पे हमने नियोरियलिज्म ए ऑप्शन क्यों नहीं मार्क किया, वो इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि रिचर्ड एशली ने भी नियोरियलिज्म को किससे रिलेट किया था, केनेथ वॉल्ट से रिलेट किया था ना। जब उसने ये टर्म दी थी तो उसने किसकी थ्योरी को समझाने के लिए टर्म दी थी, केनेथ वॉल्ट्स की। तो मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे मोस्ट क्लोजली रिलेटेड कौन माने जाएंगे, केनेथ वॉल्ट्स माने जाएंगे, ना कि रिचर्ड एशली माने जाएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसकी बुक है, थॉमस कून की। कार्ल पॉपर का भी मैंने पूरी एक बुक, पूरा आपका 39 मिनट्स का वीडियो है, वो देखना, सब कुछ पढ़ा दिया है। और ये वाली थॉमस कून के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है फिलॉसफी ऑफ साइंस वाली प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थॉमस कून, कार्ल पॉपर, इमेरे लैक्टोस, ये भी मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। प्लेलिस्ट में जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 मिनट की वीडियो होगी, वो भी देख के जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं इन 3-4 थिंकर से। और भी 2-3 थिंकर है, मैक्स वेबर वगैरह, वो भी करना, ठीक है।
देन सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये किसकी बुक है? सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक है अलेक्जेंडर वेंट की। और इनकी एक और बुक मैंने बताई थी, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट। तो अलेक्जेंडर वेंट की बुक है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कौन है ये? कंस्ट्रक्टिविस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। द बुक वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, किसकी बुक है ये? रॉबर्ट गिल्पिन की बुक है। ठीक है, कौन है हमारे? रॉबर्ट गिल्पिन, रियलिस्ट है, और इनकी बुक का नाम है वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अच्छा, केनेथ वॉल्स, जॉन मियर शैमर की हमने बुक पढ़ ली थी ऊपर ही। ठीक है, जो केनेथ वॉल्स को भी हमने 2-3 बारी ऊपर वाले क्वेश्चन में रिवाइज कर लिया है। अच्छा, ये नए थिंकर आए हैं विलियम वॉलफोर्थ, तो इनके बारे में मैं बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है विलियम वॉलफोर्थ के बारे में, कि ये नियो क्लासिकल रियलिस्ट है। कौन है? नियो क्लासिकल रियलिस्ट है, और इन्होंने अमेरिकन यूनिपोलैरिटी की बात की थी। तो अगर इनसे कभी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये, या तो ये पूछ लेगा कि कौन है, तो नियो क्लासिकल है, या फिर इनका फेमस वर्क जो है वो पूछ लेगा, तो अमेरिकन यूनिपोलैरिटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इनसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब थ्योरीज वुड बी द पार्ट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? तो लिबरल थ्योरी में कौन सी थ्योरी आती है? तो रिजाइम थ्योरी। तो रिजाइम थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ लिबरल थ्योरी। तो अगर आप कभी रिजाइम थ्योरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप लिबरल थ्योरी का ही एक पार्ट पढ़ रहे हो। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है, डिटरेंस थ्योरी क्या है, जो कि अभी हर्ट्ज की पढ़ी थी, और सिक्योरिटी डायलेमा में पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, डिटरेंस थ्योरी भी मैंने पूरा समझा दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमें अभी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजीम थ्योरी में क्या होता है? रिजीम थ्योरी मतलब जहाँ पे हम रोल ऑफ रिजीम पढ़ते हैं इन कॉपरेशन, कि कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए दो रिजीम क्या दो या दो से ज़्यादा रिजीम या जितनी भी रिजीम्स हैं वो क्या रोल प्ले करती है कॉपरेशन में, ये रिजीम थ्योरी हमें बताती है। इसमें 2 तरीके के अप्रोच होते हैं, एक इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच, रिजीम थ्योरी 2 चीज़ों पे बात करती है। इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच जो कि हमारा डोमिनेंट, लिबरल और रियलिस्ट। लिबरल एक होता है डोमिनेंट इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच, एक होता है लिबरल इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच, एक होता है रियलिस्ट इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच, और एक वो बात करते हैं नॉलेज बेस्ड अप्रोच की। तो ये भी याद रखना, ये 4 चीज़ें पूछ सकता है कभी भी कि रिजीम थ्योरी के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं, या ओड वन आउट कर दो, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। तो ये याद रखना, डोमिनेंट होता है, लिबरल होता है, रियलिस्ट होता है, ये इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच होता है, और नॉलेज बेस्ड अप्रोच भी रिजीम थ्योरी का पार्ट है। 37 अ प्रोग्रेसिव और डीजनरेटिव रिसर्च प्रोग्राम एड्रेसेस हाउ। तो एक प्रोग्रेसिव रिसर्च प्रोग्राम या डीजनरेटिव रिसर्च प्रोग्राम किस चीज़ को एड्रेस करता है? तो ये एड्रेस करता है हाउ थियोरेटिकल एनोमलीज आर ट्रीटेड विद इन अ रिसर्च प्रोग्राम। ये एमेरा लैक्टोस का है, एमेरा लोकातस, जो भी हम कार्ल पॉपर और थॉमस कून वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक थिंकर का नाम आया था ना, एमेरी लैक्टोस, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है पूरा। तो ये बात करते हैं कि ये जो रिसर्च प्रोग्राम होता है, चाहे वो प्रोग्रेसिव रिसर्च प्रोग्राम हो, या मतलब जो प्रोग्रेसिव हो, डेवलप हो रहा हो, या डीजनरेटिव या जो कि कम हो रहा हो, ठीक है, वो दोनों ही रिसर्च प्रोग्राम एड्रेस करते हैं कौन से इशू को, कि कैसे जो थियोरेटिकल एनोमलीज हैं, थियोरेटिकल एनोमलीज मतलब इरेगुलरिटीज़। एनोमलीज को आपको और अच्छे से समझना है तो थॉमस कून का सिर्फ 10 मिनट का है आई गेस वीडियो, वो देख लेना, बहुत अच्छी खून की स्टोरी से मैंने याद कराया। खून होता है ना, जैसे खून था तो मैंने खून की स्टोरी से याद कराया, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, हंसी भी आएगी, तो वो देख लेना। एनिमलीज का कॉन्सेप्ट उनका भी है खून का, तो कुहुआन का मतलब, सॉरी। थियोरेटिकल एनिमलीज आर ट्रीटेड विद इन अ रिसर्च ग्रुप, कि कैसे एक रिसर्च प्रोग्राम जब कंडक्ट किया जाता है उसमें जो थियोरेटिकल इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो कैसे ट्रीट की जाती हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं हमारे इसमें, मेरे लैक्टोस बात करती है अपने रिसर्च प्रोग्राम में। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड अ वेरी अनयूजुअल एंड सक्सेसफुल विजिट टू इंडिया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप आए इंडिया में और 2020 में, इसमें बोला गया इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? कोई भी इंटरवेनिंग वेरिएबल नहीं है। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है? जो मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि हैंडल द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज आता है तो उसको, उस चेंज को, जिस वजह से वो चेंज आता है उसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। अब इसमें कोई वजह नहीं लिखी कि किसकी वजह से क्या चेंज आया, कुछ नहीं पता। ये हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया गए, ठीक है, उन्होंने इंडिया विजिट किया तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अनयूजुअल और सक्सेसफुल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। कैसे? क्योंकि उनकी जो विजिट थी वो सक्सेसफुल भी, अनसक्सेसफुल भी हो सकती थी, सक्सेसफुल भी हो सकती थी, अनयूजुअल भी हो सकती थी, यूजुअल भी हो सकती थी, या कैसी भी हो सकती थी उनकी विजिट, लेकिन उनकी विजिट क्या गई, अनयूजुअल और सक्सेसफुल गई, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है। और इंटरवीनिंग, इसमें किसी चीज़ ने इंटरफेयर किया या नहीं। जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस वाला था तो उसमें लिखा था थ्रू न्यूक्लियर डिटरेंस,
तो थ्रू न्यूक्लियर डिटरेंस में जो न्यूक्लियर डिटरेंस था वो इंटरवेनिंग वेरिएबल वहाँ पे हो सकता था, पर इस केस में कोई इंटरवेनिंग वेरिएबल नहीं है। अ कंजक्टर रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेना डिफाइंस अ हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो फिनोमेना के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो हाइपोथेसिस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन रियलिज्म। तो मटेरियल कैपेसिटी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है रियलिज्म में, ये याद कर लो अच्छे से, ठीक है। हम मटेरियल कैपेसिटी पे फोकस करते हैं रियलिज्म में। देन नियो नियो डिबेट किसके बीच में हुई थी? तो नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल के बीच में हुई थी। तो नियो नियो है तो मतलब दो नियो के बीच में हुई होगी, और किस अगर हम याद रखें तो कैसे याद कर सकते हैं? तो ये नियो नियो डिबेट हुई थी हमारे एलआर के बीच में। मतलब क्या होता है ना एलआर, एक होता है ना लेफ्टिस्ट और एक होता है राइटिस्ट, ठीक है। आजकल की जो सरकार है वो एक लेफ्टिस्ट सरकार है, एक राइटिस्ट सरकार है, और इनके बीच में हमेशा डिबेट होती रहती है, लेफ्ट राइट की डिबेट सुनी होगी आपने। तो वैसे ही आप याद कर लो, एल से लिबरलिज्म, आर से रियलिज्म, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नियो लिबरल्स और नियो रियलिस्ट, ये थोड़ी सी ट्रिक हो गई कि जैसे आए डिबेट नियो नियो डिबेट। अच्छा, नियो नियो में आपको कंफ्यूज कर देगा क्लासिकल, नियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नियो नियो से याद रखो, अच्छा डिबेट हो रही है मतलब एल आर के बीच में हो रही है, लेफ्ट और राइट की डिबेट हो रही होगी, तो लेफ्ट और राइट से आपको याद रखो एल से लिबरल, आर से रियलिस्ट। 42 अकॉर्डिंग टू डिफेंस रियलिस्ट स्टेट्स परस्यू पावर बिकॉज दे वांट ग्रेटर सिक्योरिटी। इजी क्वेश्चन। डिफेंसिव रियलिज्म में कौन आते हैं? हमारे केनेथ वॉल्ट्स आते हैं। और डिफेंसिव रियलिज्म में वो बोलते हैं कि स्टेट पावर क्यों लेना चाहता है? ऑब्वियसली स्टेट कोई भी स्टेट पावर क्यों चाहेगा? ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सके। इजी क्वेश्चन। अच्छा, ह्यूमन बींग्स आर बाय नेचर पावर हंग्री, ये किसने बोला है? हॉब्स ने और थ्यूसिडाइड्स ने ये चीज़ बोली थी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बाय नेचर हंग्री होते हैं, क्योंकि हॉब्स तो ह्यूमन बींग को बहुत नेस्टी ब्रूटल ये सब बताते हैं, और थ्यूसिडाइड्स भी, ठीक है। अरे पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ किसका कॉन्सेप्ट है? कांतियन एथिक्स में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ। तो इमैनुअल कांत का ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ये कांतियन एथिक्स में पढ़ा जाता है। कोर एंड पेरीफेरी वाली डिपेंडेंसी थ्योरी होती है, ये दोनों थ्योरी हमने पिछले क्वेश्चन में कर ही ली। तो कोर पेरीफेरी डिपेंडेंसी थ्योरी ये किसकी है? किहॉन और नाई की थ्योरी है, जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट किहॉन एंड जोसेफ नाई। सो बात करते हुए, द फॉलोइंग स्कॉलर इज नॉट अ रियलिस्ट। तो नॉर्मन एंजल मैंने आपको पहले बता दिया था, ये आइडियलिज्म के थिंकर है, आइडियलिस्ट है ना कि रियलिस्ट है। मॉर्गन थो, क्रिस्टोफर लैने और बैरी पॉसन रियलिस्ट है। बैरी पॉसन का मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में एक लिखवाया भी था कि ये न्यो रियलिस्ट है, राइट। तो रियलिस्ट का मतलब यहाँ पे न्यो रियलिस्ट की भी बात हो रही है, क्लासिकल रियलिज्म की भी, न्यो रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म और ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। तो ये सब की बात हो रही है इसमें रियलिस्ट से। तो नॉर्मन एंजल में आइडियलिस्ट है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। क्रिस्टोफर लेने, बैरी पॉसन और हंस मॉर्गन तीनों याद रखना कि ये रियलिस्ट है, ठीक है। मॉर्गन का सबको पता होता है, लेकिन ये लाने और पॉसन लाने ऐसे करके याद कर लो, तो ये भी रियलिस्ट हैं। इमैनुअल कांत का जो आइडिया था परपेचुअल पीस का, वो किससे रिलेटेड है? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थ्योरीज फॉर्मुलेटेड हैंस जे मॉर्गन था 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। तो जे एन टिकनर सबको पता है, जे एन टिकनर ने अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे अगेंस्ट, 6 प्रिंसिपल्स दिए थे ऑफ रियलिज्म अगेंस्ट हैंस जे मॉर्गन थॉ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। तो एक तरफ मॉर्गन थॉ के प्रिंसिपल्स थे पॉलिटिकल रियलिज्म के, और इसी के अगेंस्ट में हैंस जे मॉर्गन थॉ के अगेंस्ट में जे एन टिकनर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू थॉमस कून, व्हेन साइंटिस्ट डिस्कवर एनोमलीज इन एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो एनोमलीज मैंने बताया इरेगुलरिटीज़ या जब माइनर चेंजेस आते हैं किसी थ्योरी में, तो उसको हम एनोमलीज भी बोलते हैं। तो वो क्या बोलते थे थॉमस कून, जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एनोमलीज इन एग्जिस्टिंग थ्योरीज, दे कवर अप द एनोमलीज। तो ये इसका फुल गए, मतलब ये आधा स्टेटमेंट था और हमने स्टेटमेंट को पूरा किया बाय कंप्लीटिंग इट, दे कवर अप द एनोमलीज। तो इसको बस सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ नहीं। दे कवर अप द एनोमलीज, इसको ऐसे का ऐसे रट लो, ठीक है। इसके पीछे कोई वो वैसा कुछ खास लॉजिक है नहीं। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड डिबेट मैंने आपको बता दिया, आईआर के बीच में हुई थी। आईआर की पहली डिबेट आईआर के बीच में हुई थी। गायत्री स्पिवक कौन है? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट है। इसके अलावा कौन कौन आता है पोस्ट कॉलोनियल में? एडवर्ड सैयद और फ्रांस फैनॉन, जिनकी बुक है हमारी वाइट स्किन ब्लैक मास्क, नहीं ब्लैक स्किन वाइट मास्क, सॉरी ब्लैक स्किन वाइट मास्क। एडवर्ड सैयद भी हमारे फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोलते हैं हम इनको, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म का है। किसका है? ओरिएंटलिज्म, तो वो भी याद रखना। और ये तीनों ही थिंकर आपको याद रखना है, गायत्री स्पिवक, एडवर्ड सैयद और फ्रांस फैनॉन क्या है? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट हैं। 50 क्वेश्चन इज रिपीटेड वन।
51 पे चलते हैं। इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी रिजीम थ्योरी डील्स विद, तो रिजीम थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताया, रोल ऑफ रिजीम इन कॉर्पोरेशन, और उसमें मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि रिजीम थ्योरी रूल्स नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में रिजीम थ्योरी बिलीव करती है। सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट में पढ़ लिया था, वो फियर वाला, जी की स्टेट एक इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल देख के मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये भी इसके आगे का कि जो म्यूचुअल इनसिक्योरिटी से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा। म्यूचुअल इनसिक्योरिटी लिखा है, सिक्योरिटी नहीं, म्यूचुअल इनसिक्योर। जब आप इनसिक्योर हो जाते हो, तब आप इनसिक्योर होते हैं दूसरे की पावर को लेकर, तो आप कन्फ्लिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। इफ़ इन अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आर्म्स रेस एंड वॉर, in 45 cases out of 50 cases armed races ended in war, is this is an example of, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, मैंने कॉजेशन और कोरिलेशन के बीच में ऑलरेडी डिफरेंस समझा दिया आपको पहले वाले क्वेश्चन में, पहला या दूसरा क्वेश्चन, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था आई गेस, तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें दो वेरिएबल्स के बीच का हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक तरफ वॉर पढ़ रहे हैं, एक तरफ आर्म रेसेस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कोरिलेशन होगा। इसमें हम कॉजेशन तो कोई दिख नहीं रहा, इसमें लिखा 50 में से 45 केसेस जो थे वो आर्म रेस के थे, तो ये रिलेशन बता रहा है, इसमें कोई वो नहीं बता रहा कि क्या कारण था उनका, कि इतने केसेस ऐसे क्यों आए, तो कोई कॉजेशन या मतलब कारण नहीं है। 54 विच ऑफ द स्कॉलर्स आर एसोसिएटेड विद सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। अब सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी जो है वो है ऑले वीवर और बैरी बुसान की। इससे ये सेम क्वेश्चन इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, वहाँ पे बैरी बुसान भी था ऑप्शन में, बैरी बुसान एंड ऑले वीवर, यहाँ पे सिर्फ ऑले वीवर है। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी क्या कहती है? अच्छा, क्रिस्टोफर ला ने अभी हमने पढ़ा ना, कहाँ पढ़ा था, रियलिस्ट है ये। The process of state actors transforming subjects from regular political issues into the matters of security is called securitization theory। तो securitization theory का यहाँ पे मैंने definition लिख दी है कि क्या है, एक process है state actors का transforming subjects from regular political issues into the matters of security। तो हम security matters में अपने मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स यानी कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो चीज़ें हैं उन, या हमारे जो इश्यूज़ मुद्दे चल रहे हैं, हम उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ जब रिलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन। कौन कौन करता है ये प्रोसेस? ये हमारे स्टेट एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्टेट एक्टर्स परफॉर्म करते हैं जब वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को सिक्योरिटी मैटर से रिलेट करते हैं। बनाना बीचेस एंड बेसिस किसकी है? सिंथिया एंड लॉय का वर्क है। सिंथिया एंड लॉय कौन है? फेमिनिस्ट है, और फेमिनिस्ट इन तीनों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर था नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ट्रेसिंग मैथड। तो प्रोसेस ट्रेसिंग मैथड होता है मतलब ऐसा मैथड क्लोजली एग्जामिनिंग द डिसीजन टू बाय अ वेपन सिस्टम। तो प्रोसेस ट्रेसिंग मैथड का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब आप वेपन्स खरीद रहे थे, ठीक है, तो आपने वेपन्स खरीदते टाइम उसको पूरे अच्छे से एग्जामिन किया, तो इसका मतलब क्या था, आपने उस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझा, उसको ट्रेस किया, तो इससे अच्छा बेस्ट एग्जांपल प्रोसेस ट्रेसिंग मेथड का नहीं हो सकता। बाकी तीन भी आप पढ़ सकते हो जो कि इसके एग्जांपल नहीं है। आर्म्स रेस लीड टू वॉर, तो वो इन दिस सेंटेंस विच इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वॉर इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसका हम आर्म रेस का इम्पैक्ट किस पे देख रहे हैं? वॉर पे, कि वॉर का इम्पैक्ट आर्म रेस पे क्या होता है, तो जिस पे हम इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, जिस पे में या ऑन, ठीक है, वो ऑन के बाद जो आता है या जिस पे हम इम्पैक्ट देख रहे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे वॉर एक फिनोमिना है और आर्म रेस जो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, आईवी हो गया, क्योंकि हम इसको चेंज करके अपना वॉर पे इम्पैक्ट देख सकते हैं, मतलब इसका कॉज हो गया वॉर का कॉज। हु रोट द ऐसे बैक टू द फ्यूचर इंस्टेबिलिटी इन यूरोप आफ्टर द कोल्ड वॉर, तो जॉन मेयरशाइमर का है। जॉन मेयरशाइमर के हम 2-3 ही बुक्स पढ़ते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म देख लेते हैं, या कभी दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बुक जो पिछले अभी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता, तो आपको ये भी पढ़नी है, बैक टू फ्यूचर इंस्टेबिलिटी इन यूरोप आफ्टर द कोल्ड वॉर, तो ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। तो हो सकता है अगली बार ये यूनिक बुक इसकी पूछ लें, बैक टू फ्यूचर। तो जॉन मेयरशाइमर जो हैं वो फ्यूचर में वापस चले जाते हैं। वापस कैसे जा सकते हैं आगे? या फ्यूचर तो बाद का होता है ना, तो बाद में जाना चाहिए। अब बैक टू फ्यूचर पता नहीं क्यों लिखा इन्होंने, या बैक टू पास्ट हो सकता था। तो बैक टू फ्यूचर इंस्टेबिलिटी इन यूरोप आफ्टर द कोल्ड वॉर, ये किसकी बुक है? जॉन मेयरशाइमर की। देन क्वेश्चन नंबर
59 केस स्टडी मेथड क्या होता है? केस स्टडी मेथड को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो हम थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, थ्योरी को डेवलप करने के लिए और थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए हम केस स्टडी मेथड का यूज़ करते हैं। 60 क्वेश्चन, अपोजिशन टू पावर पॉलिटिक्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 1950s। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइदर कॉजेशन नॉर कोरिलेशन। तो इसमें कहीं पे भी एक दूसरे का कारण पता नहीं चल रहा और ना ही हम इसमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है। ये तो सिर्फ एक फैक्ट लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई दो वेरिएबल नहीं है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना यहाँ पे किसी का कोई कारण लिखा हुआ है, बस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपोजिशन, ये लिखा हुआ है। तो किससे रिलेटेड है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए कुछ भी, इसका आंसर होगा डी। अच्छा, इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सबको पता है, फेमस थ्योरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलरस्टीन। अच्छा, ऑफेंसिव रियलिस्ट कौन थे? जॉन मेयरशाइमर। वो क्या बोलते हैं कि पावर क्या होता है? पावर इज अनलिमिटेड, ठीक है, ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफेंसिव रियलिस्ट। पावर क्या है? अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि स्टेट नेवर फील दे आर सिक्योर इनफ। क्योंकि स्टेट को हमेशा कभी भी, चाहे वो सुपर पावर ही न बन जाए स्टेट, वो कभी भी उसको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इवन सुपर पावर स्टेट को भी ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि मैं सिक्योर हूँ। उसको भी ये डर लगा रहेगा कि कोई ना कोई मेरे पे आके अटैक कर लेगा और मेरे से ज़्यादा पावर बढ़ा लेगा। इसलिए सुपर पावर से अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं, जो कि ऑफेंसिव रियलिस्ट जॉन मेयरशाइमर भी बोलते थे और मैंने इसको आपको समझाया भी था। तो इसलिए स्टेट नेवर फील सिक्योर इनफ, इसलिए वो उनकी जो पावर होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब वो बढ़ाते रहते हैं हमेशा। अच्छा, सुनजू, सुनजू जो है एक बंदे का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है एक्चुअली। तो इस जनरली कंसिडर्ड टू बिलोंग टू विच थियोरेटिकल अप्रोच। तो ये किस अप्रोच से बिलोंग करते हैं? तो ये रियलिस्ट थे, रियलिज्म से बिलोंग करते थे। इनकी फेमस बुक है आर्ट ऑफ वॉर, तो ये भी याद कर लो, आर्ट ऑफ वॉर। ही स्ट्रेस्ड ऑन द नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज एंड प्रिजर्वेशन नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी। तो ये रियलिस्ट तो थे, पर रियलिस्ट होने के बावजूद भी इन्होंने ये बोला कि हमें ना नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, हमें प्रिजर्वेशन अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जो रियलिस्ट है वो तो ये सारे ये बोलते हैं कि वॉर इज़ इनएविटेबल, कि वॉर जो है होना ही होना है, उसको रोक नहीं सकते। पर ये रियलिस्ट होने के बाद भी बोलते हैं कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए भाई, नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजी अपनाओ, प्रिजर्वेशन करो, और एनिमी को डिस्ट्रक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का क्वेश्चन आ गया, तो ये हम कर चुके हैं, नन ऑफ द अबव था इसका आंसर, पिछले भी हमने किया था। अच्छा, राइजिंग पावर ऑफ एथेंस एंड द फियर दिस इज दोज कॉज्ड इन स्पार्टा। तो स्पार्टा और एथेंस की कहानी लिखी है हमारे थुसीडाइड्स ने लिखी है, और थुसीडाइड्स की बुक है हमारी पेलोपोनेशियन वॉर। तो ये इससे इजी क्वेश्चन था। इमैनुअल कांत की अभी सेम रिपीटेड क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इमैनुअल कांत की। फिर से यूएसए वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन रिपीट है। 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है, 20 ईयर क्राइसिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द इंटरवॉर ईयर्स के ऊपर था। तो 20 ईयर क्राइसिस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो इंटरनेशनल, और इसमें मतलब पूछा है 20 ईयर क्राइसिस में किस बारे में बात हुई थी। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द इंटरवॉर ईयर्स, इसके बारे में बात हुई थी। ओके, द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम, तो इमेरे लैक्टोज, अभी रिसर्च प्रोग्राम हम पढ़ रहे थे ना, प्रोग्रेसिव रिसर्च प्रोग्राम, डीजनरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। तो वहाँ पे मैंने आपको भी समझाया भी कि एनिमलीज वाला जो पढ़ा था, थियोरेटिकल एनिमलीज, तो ये इमेरे लैक्टोज का है। देन नॉट अ वेरिएशन ऑफ नियो रियलिस्ट थ्योरी, तो सबऑल्टर्न रियलिज्म जो है नियो रियलिस्ट थ्योरी में नहीं आता। बाकी ऑफेंसिव रियलिज्म हम पढ़ते हैं, डिफेंसिव रियलिज्म पढ़ते हैं, और नियो क्लासिकल रियलिज्म भी हम पढ़ते हैं। नियो रियलिस्ट थ्योरी के ही ये तीनों पार्ट है। सबऑल्टर्न रियलिज्म जो है वो मैंने आपको जब बताया था थोड़ी देर पहले, सबऑल्टर्न रियलिज्म में कि जो थर्ड वर्ल्ड होता है वो वीक होता है और वो डिपेंडेंट होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ पे, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्कॉलर कौन है? तो रॉबर्ट कीहॉन, ऑलरेडी किया हुआ है पिछले जब मैं आपको बता रही थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो रॉबर्ट कीहॉन क्या है? लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्कॉलर। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किससे, ये जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा डेमोक्रेसी, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हमारी पीस। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे पीस ही होगी, लेकिन हम इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं कि पीस का इफेक्ट डेमोक्रेसी पे क्या पड़ेगा, ठीक है। पीस होगी तो वहाँ पे अगर मोनार्की होगी तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब पीस तो अपनी जगह है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इन सब चीज़ों को चेंज कर करके पीस का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो डेमोक्रेसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि उसका कॉज है, मतलब शांति का कारण है डेमोक्रेसी। तो कारण जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऐसे। 73, अच्छा 20 ईयर क्राइसिस जो भी हम पढ़े थे ये कार की थी, उस टाइम में को याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया। तो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कैन मेक फॉर ग्रेटर रीजनल स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर डिटरेंस।
ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल हो सकता है न्यूक्लियर डिटरेंस, और जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन 74। डिफेंसिव रियलिस्ट कौन है? डिफेंसिव रियलिस्ट में हमारे आते हैं स्टीफन वॉल्ट्स। कौन आते हैं? स्टीफन वॉल्ट्स। अच्छा, अब स्टीफन वॉल्ट्स हमने पढ़ लिया। अब स्टीफन वॉल्ट्स के अलावा हम मॉर्टन कापलान पढ़ते हैं। तो मॉर्टन कापलान क्यों फेमस है? मॉर्टन कापलान फेमस है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। ये इनकी बुक का नाम है, याद रखो, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इन्होंने 6 मॉडल्स ऑफ सिस्टम थ्योरी दिए थे, ये भी याद रखो। मॉर्टन कापलान के 6 मॉडल ऑफ सिस्टम थ्योरी कौन कौन से हैं? पहला ये लिख रहा है आपको, पहला BOP, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा, ये बहुत बारी PYQ में आ रखा है तभी लिखा है, लूज बाइपोलैरिटी पढ़ा होगा आपने, याद आया। थर्ड, टाइड बाइपोलैरिटी। तो ये किसने दिए थे? लूज बाइपोलैरिटी, टाइड बाइपोलैरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, यूनिट वीटो, इंटरनेशनल सिस्टम। ये सब मॉर्टन कापलान ने दिए थे। तो 6 मॉडल दिए थे सिस्टम थ्योरी के, और इनकी बुक भी थी सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहला मॉडल था बैलेंस ऑफ पावर का, दूसरा लूज बाइपोलैरिटी का, तीसरा टाइड बाइपोलैरिटी का, चौथा यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, पांचवा हिरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम, और छठा यूनिट वीटो इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, आप पढ़ते हैं एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रयू लिंकलेटर की बुक है क्रिटिकल थ्योरिस्ट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। PYQ में जो बुक की है मैंने वो वही लिखी है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, एंड्रयू लिंकलेटर से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इनकी बुक है। थ्योरीज ऑफ IR एंड्रयू लिंकलेटर की बुक है। बियॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बुक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 2nd नंबर पे लिखी है, बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थ्योरी इन IR। क्योंकि हम ऐसा मान लो हम लिंक कर रहे हैं, किसको लिंक कर रहे हैं? जो हम लिंक कर रहे हैं रियलिज्म और मार्क्सिज्म को, मार्क्सिज्म और रियलिज्म को हम लिंक कर रहे हैं, हम उसके भी बियॉन्ड जाके सोच रहे हैं। अगर हम रियलिज्म और मार्क्सिज्म के बियॉन्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एंड्रयू लिंकलेटर है वो क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, और इनकी बुक भी इसलिए थी क्रिटिकल थ्योरिस्ट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है थ्योरीज इन IR। और 4th बुक आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर भी किसकी बुक है? एंड्रयू लिंकलेटर की। ओके, ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। ओके, तो इसमें D ऑप्शन था। इस क्वेश्चन में डिफेंसिव रियलिस्ट पूछा था ना, तो डिफेंसिव रियलिस्ट का आंसर तो स्टीफन वॉल्ट्स हो गया। अब 4th ऑप्शन में दे रखा था टेड हॉफ। तो टेड हॉफ का भी हम पढ़ लेते हैं कि टेड हॉफ जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। IR में कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी है, और ये बात करते हैं बिटवीन पीस एंड वॉर, इनकी बुक है, रिकंसाइलेशन ऑफ कोल्ड वॉर, या रिकन्सिडरेशन, सॉरी रिकॉन लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है रिकन्सिडरेशन की। तो रिकन्सिडरिंग कोल्ड वॉर को रिकन्सिडर करना, एंड बिटवीन पीस एंड वॉर, ये 2 बुक है टेड हॉफ की। पूछा जाए कौन है ये, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट एक और कौन बताए थे मैंने? अलेक्जेंडर वेंट। अच्छा, पावर पॉलिटिक्स लीड टू द फेलियर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो पावर पॉलिटिक्स जो होती है उसकी वजह से रीजनल कॉर्पोरेशन जो है हम फेल हो जाते हैं, रीजनल कॉर्पोरेशन नहीं कर पाते। तो ये क्या है? ये कॉजेटिव है, कॉजेशन ही हुआ ना, लीड्स लिखा है। तो पावर पॉलिटिक्स क्या है? कारण है, ठीक है। किस चीज़ का कारण है? फेलियर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, कि रीजनल कॉर्पोरेशन फेल हो गई, उसका कारण था पावर पॉलिटिक्स। तो कारण यानी कि कॉज, यानी कि कॉजेटिव हुआ, राइट। बोथ नहीं होगा क्योंकि इसमें को रिलेशन नहीं बता रहे, ठीक है। 2 इसके बीच का, वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? कोरिलेटिव में हम कॉज नहीं देखते, तो इसलिए बोथ हमारा आंसर नहीं होना था। अच्छा, रॉबर्ट कॉक्स की थी हमारी बुक पावर, प्रोडक्शन एंड नॉलेज। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि कॉक्स को हम फॉक्स से देख सकते हैं। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। एक लोमड़ी को क्या चाहिए? पावर चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए और नॉलेज चाहिए, और वो मार्क्सिज्म, ठीक है। कहाँ से रॉबर्ट कॉक्स कौन है? मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। 17 बैंड वैंगनिंग का मतलब क्या होता है? बैंड वैंगनिंग का मतलब पार्टनरिंग विद स्ट्रॉन्गर एंड थ्रेटनिंग पावर्स। जब हम अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थ्रेटनिंग पावर्स के साथ अलायंस बना लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ताकि अगर हम अपने से स्ट्रॉन्ग के साथ फ्रेंडशिप करेंगे और जो हमारे ऊपर थ्रेट है, जिससे हमें लग रहा था कि ये हम पे अटैक कर सकता है, तो इससे पहले वो हम पे अटैक करें उसके साथ जाके दोस्ती कर लो। तो ये क्या, किसका कॉन्सेप्ट है? बैंड वैगनिंग का, कि मतलब उसकी जाके बैंड बजा दो, किससे पहले वो हमारी बैंड बजाए हम उसकी बैंड बजा देते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो C ऑप्शन। द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी, इसमें मेन थिंकर हमारे जॉर्ज एलियट, ठीक है। वो किस में इंटरेस्टेड है? इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी किससे रिलेटेड है? हेडली बुल भी आते हैं इसमें, और ये इसमें ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वर्ल्ड वॉर, 2nd वर्ल्ड वॉर
का डिक्लाइन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का डिक्लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी है, वो उसका मेन पर्पस है कि मिडल ग्राउंड निकालना बिटवीन अपोजिंग थ्योरीज ऑफ रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। एक तरफ मैंने बताया ना जो डिबेट हो रही थी हमारी LR की डिबेट, नियो डिबेट हुई थी, है ना, तो रियलिज्म और लिबरलिज्म ये दो अपोजिंग थ्योरीज हैं, एक दूसरे की उल्टी थ्योरी हैं। तो इन दोनों के बीच में एक मिडल ग्राउंड, मतलब कि इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन या सट्टा बट्टा किसने करवाया, तो वो थे हमारे इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी ने R और L के बीच में एक मिडल ग्राउंड लेकर आए कि ना ही हम R की बात मानेंगे ना ही हम L की बात मानेंगे, हम एक बीच में एक सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। और ये इसमें हम इम्पॉर्टेंट ये भी है, इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी 3 कॉन्सेप्ट्स में मानता है। इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी के 3 पिलर्स क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल सोसाइटी और एक वर्ल्ड सोसाइटी। तो इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 17-9, अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्स थ्योरी एक्सप्लेन लॉज। याद रखना है इसको, सिर्फ ये मतलब रटने वाला ही क्वेश्चन है कि केनेथ वॉल्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी जो है वो लॉज को एक्सप्लेन करती है, सिंपल। फॉल्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्ल पॉपर ने दिया, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन कार्ल पॉपर की, आप सबको पता है। देन केनेथ वॉल्ट नियोरिलिज्म है, नियोरिलिज्म अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ट नियोरिलिज्म क्या है, एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है, तो नियोरिलिज्म इज अ स्ट्रक्चरल थ्योरी अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ट्स। वो क्योंकि मैंने आपको बताया ना नियोरिलिज्म को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। अच्छा, प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म आपको पता है वॉल्यूशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, तो हम एथिक्स फॉलो नहीं करते, दूसरे के काम को बिना कॉपी कर लेते हैं, तो वो प्लेजरिज्म। ऑफेंसिव रियलिस्ट कौन था, जॉन मीयरशाइमर, 10 बारी पढ़ चुके हैं अभी शुरू से। आर्म रेस लीड टू वॉर, तो इसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल कोई भी नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। डिक्लाइनिंग पावर्स ऑलवेज इनिशिएट वॉर्स विद राइजिंग पावर, तो इसके बीच में क्या है, कोरिलेशन। एक किसके बीच का कोरिलेशन है, एक तरफ डिक्लाइनिंग पावर्स है, एक तरफ कौन है, राइजिंग पावर है, तो इन दोनों के बीच में हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोरिलेशन होगा, कॉजेशन नहीं बता रहे, कोई कारण थोड़ी बता रहे कि राइजिंग पावर और डिक्लाइनिंग पावर में क्या कारण है। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कॉलर आर कीनेस्ट दो नॉट द ओनली एडवोकेट्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ शोर बैलेंसिंग। वाओ, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। ऑफ शोर बैलेंसिंग की बात कौन करते हैं, तो ऑफ शोर बैलेंसिंग की बात करते हैं जॉन मीयरशाइमर, और जब वो डिफेंसिव रियलिस्ट की बात, ये जॉन मीयरशाइमर ने भी ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि मैंने आपको कितनी देर से मैं बता रही हूँ कि ऑफेंसिव रियलिस्ट है, लेकिन अगर आप कभी पढ़ोगे ना ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म, तो जब वो ऑफेंसिव रियलिज्म जॉन मीयरशाइमर बता रहे होते हैं ना, तो उसी में वो डिफेंसिव रियलिज्म भी समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिफेंसिव रियलिज्म नहीं समझाते, लेकिन वो फेवर ऑफेंसिव रियलिज्म को करते हैं, इसलिए उनको ऑफेंसिव रियलिस्ट बोला जाता है। तो ऑफ शोर बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना डिफेंसिव रियलिस्ट का, यानी कि डिफेंसिव रियलिज्म में हमारे केनेथ वॉल्ट्स आ जाते हैं। तो ऑफ शोर बैलेंसिंग का मतलब क्या है, ग्रेट पावर यूजेस रीजनल पावर्स टू चेक द राइज ऑफ पोटेंशियली हॉस्टाइल पावर्स। जब जो ग्रेट पावर्स होती हैं, यानी कि जो सुपर पावर्स होती हैं, जब वो अपनी छोटी मोटू जो रीजनल पावर्स हैं, उनके आसपास की रीजनल पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। क्यों इस्तेमाल करती हैं अपनी छोटी मोटी पावर्स का, अपने मतलब साथ वाले छोटे देशों का रीजनल पावर्स का, टू चेक द राइज ऑफ पोटेंशियली हॉस्टाइल पावर्स, ताकि उनको पता चल सके कि जो इनके आसपास में कोई इनका एनिमी तो नहीं बन रहा, कई इनके आसपास के जो देश हैं इनसे ज़्यादा पावर तो एक्वायर नहीं कर रहे। तो जब ग्रेट पावर इनका इस्तेमाल करके ये चेक करने की कोशिश करती है कि कोई हॉस्टाइल पावर खड़ी तो नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ शोर बैलेंसिंग। कि अपने आसपास के शोर में, जो तटीय इलाके आसपास के शोर में आप देख लो क्या कोई हॉस्टाइल पावर तो है नहीं, कोई राइज तो नहीं कर रहा आपके खिलाफ। अच्छा, अब इसमें कौन कौन आता है डिफेंसिव रियलिस्ट में, ग्रीको आते हैं, केनेथ वॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। और स्टेट टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी, अच्छा ये जो लाइन है ना, ग्रेट पावर यूजेस रीजनल पावर्स, ये लाइन ग्रीको ने बोली थी जो ऑफ शोर बैलेंसिंग के बारे में, जो कि डिफेंसिव रियलिस्ट थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना। ओके, तो अब ऑफ शोर बैलेंसिंग का एक और चीज़, केनेथ वॉल्ट्स क्या बोलते हैं इसके लिए, ऑफ शोर बैलेंसिंग के लिए, ये तो ग्रीको ने बोला जो मैंने आपको बताया। केनेथ वॉल्ट्स ने क्या बोला, स्टेट टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी। केनेथ वॉल्ट बात करते हैं कि स्टेट जो है हमेशा अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी एग्जिस्टिंग पावर को हमेशा स्टेट प्रिजर्व करना चाहता है, और स्टेट हमेशा चाहता है कि जो उसके रिलेटिव लॉसेज हैं, वो लॉसेज को वो अवॉइड करता है कि लॉस ना हो, ड्यू टू द शिफ्ट इन रिलेटिव पोजिशन एंड रैंकिंग। कहीं मैं अपनी पोजीशन शिफ्ट करूँ या अपनी रैंक शिफ्ट करने के चक्कर में मुझे लॉस ना हो जाए, इसलिए ठीक है कि जैसा है मैं थोड़ा वैसे ही रहने देता हूँ, कहीं दूसरों को एक्वायर करने के चक्कर में अपनी भी बची कुची पावर चली जाए। अच्छा, मिलियन डायलॉग थ्यूसिडाइड्स के हैं, पता होना चाहिए, ये स्पेलिंग गलत लिख दी, ऐसा होगा ये, ठीक है। थ्यूसिडाइड्स के हैं, आप समझ गए होंगे, मिलियन डायलॉग अथेनियंस एंड मिलियंस के बीच में ये डायलॉग हुए थे,
ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर जो था। तो ये थ्यूसिडाइड्स क्या, थ्यूसिडाइड्स कौन है, रियलिस्ट है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, रियलिज्म। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ दिस थ्योरीज आर जनरली कैरेक्टराइज्ड एज पॉजिटिविस्ट। अच्छा, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से सिर्फ 1 या 2 मिनट में समझा रखा है फिलोसफी ऑफ साइंस वाली प्लेलिस्ट में, तो आप देख लेना। रियलिज्म, ठीक है। तो कौन सी थ्योरी, विच ऑफ दिस थ्योरीज आर जनरली कैटेगराइज एज पॉजिटिविस्ट। तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी को हम रियलिज्म के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी रियलिज्म। अकॉर्डिंग टू लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी, एब्सोल्यूट गेन्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन रिलेटिव गेन्स। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको याद रखना है इस लाइन को कि लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट गेन्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव गेन से, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट यानी कि सिर्फ आपको गेन हुआ, रिलेटिव गेन मतलब कि आपको दूसरों के मुकाबले में कितना गेन हुआ, ठीक है। तो आपको दूसरों के मुकाबले में कितना गेन हुआ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एब्सोल्यूट गेन कितना हुआ वो। देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, 3 4 10 बार रिपीट कर दिया इन्होंने। 91 कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब द नंबर ऑफ ग्रेट पावर्स इन एन इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या है, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कि एक इंटरनेशनल सिस्टम में कितनी पावर्स है, वो पोलैरिटी बताता है कि पोलैरिटी को तभी तो पता चलेगा ना कितनी पावर है। अगर एक पावर है तो यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, 2 पावर है तो बाइपोलर वर्ल्ड होगा, 3 से 2-3 ज़्यादा पावर्स है तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। तो मल्टीपोलैरिटी, तो वही पोलैरिटी वही पूछा हुआ था बस। डेमोक्रेटिक स्टेट डू नॉट फाइट वन अनदर, किस क्या है, कोरिलेशन। जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करती। इसका भी मैंने आपको बताया था ना, कौन बोलते हैं ये, लिबरल थिंकर्स, ठीक है। लिबरल इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जो है वो बोलती है कि डेमोक्रेसी आपस में फाइट नहीं करती। और ये क्या बताता है, कोरिलेशन बता रहा है फाइट और डेमोक्रेटिक स्टेट्स का। एडवर्ड सैयद की बुक है ओरिएंटलिज्म, कौन है, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ रहे थे ना, एडवर्ड सैयद बताया था उसमें, और गायत्री स्पिवक भी थी उसमें। देन इन्फरिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मोर जनरल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कॉजुअल लॉज इज एन डेफिनेशन ऑफ डिडक्टिव अप्रोच टू थ्योरी। तो डिडक्टिव आपको पता है क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर। तो इसमें हम जनरल टू पर्टिकुलर ही जा रहे हैं कि मोर जनरल से लेकर हम कॉजुअल लॉज की तरफ आ रहे हैं। 95 हेडली बुल किससे है, इंग्लिश स्कूल से बिलोंग करते हैं। फादर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म भी इनको बोला जाता है। तो याद रखना, इंग्लिश स्कूल जब हमने थोड़ी देर पहले इंग्लिश स्कूल पढ़ा था पूरा, कि इंग्लिश स्कूल में क्या क्या चीज़ें थी, 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी, और इंग्लिश स्कूल किस पे फोकस करता है। तो उसमें हेडली बुल जो है इसके फादर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म बोले जाते हैं, यानी कि इंग्लिश स्कूल ही एक कोई गल है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म या इंग्लिश स्कूल। 96 अच्छा, मेरे लैक्टोस से क्वेश्चन आ गया एक और। फिलोसफर्स ऑफ साइंस वाज इंट्रोड्यूस बाय केनेथ वॉल्ट्ज टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो केनेथ वॉल्ट्ज ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसको इंट्रोड्यूस किया था, तो केनेथ वॉल्ट्ज ने मेरा लैक्टोस को इंट्रोड्यूस किया था। और इसका एक और कॉन्सेप्ट है रिसर्च प्रोग्राम। तो आपको याद रखना कि मेरा लैक्टोस किसके थ्रू आई थी, तो मेरा लैक्टोस आई थी केनेथ वॉल्ट्ज के थ्रू। अच्छा, नियो रियलिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन। 98 आर्म रेस लेड टू वॉर। आर्म रेसिस क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रिपीटेड क्वेश्चन। 99 केनेथ ओए। अब ये केनेथ जोसेफ नाय और कैमेथ वो नहीं है, ये केनेथ वॉल्ट्स नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये ना ये जोसेफ नाय वाले ओए हैं, या ना ही ये केनेथ वॉल्ट्स है, ठीक है। ये केनेथ ओए हैं, ये डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। तो ये नया वर्ड आया है, केनेथ ओए एक नए पर्सन है जिन्होंने कॉपरेशन एंड एनार्की इनकी बुक थी, और इन्होंने उसमें क्या बात की थी, इंक्रीज द शैडो ऑफ द फ्यूचर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लेयर्स। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आया है तो कर लिया। और इनकी बुक का नाम था इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉलिटिकल एक्सचेंज। 2 बुक्स थी, कॉपरेशन अंडर एनार्की एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन एंड पॉलिटिकल एक्सचेंज। और उन्होंने इस बुक के अंदर कॉपरेशन अंडर एनार्की में केनेथ ओए ने इंक्रीज द शैडो ऑफ फ्यूचर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लेयर्स ये बात की थी। क्वेश्चन नंबर 100 थ्यूसिडाइड्स ट्रैप किसने दिया है। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बात ग्राहम एलिसन ने की है। किसने की है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बात ग्राहम एलिसन ने की है। ग्रीको की हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, जॉन मेयरशैमर पढ़ लिया था, और केनेथ वॉल्ट भी पढ़ लिया था। ग्रीको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था डिफेंसिव रियलिस्ट में, ठीक है। तो ग्राहम एलिसन, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। तो ट्रैप में किसने फंसाया, बेटे ने, सन ने ट्रैप में फंसाया थ्यूसिडाइड्स को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना।